हेलो बच्चों, जैसा कि हमने साइंस के पहले सेट का क्वेश्चन कर लिया था जो कि एमसीक्यू का पार्ट था आपका। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सेट 2 की बात कर रहा हूँ जो मैंने डाल रखा है। इसके पहले भी मैंने साइंस का एक पेपर करवा दिया है, पूरा पेपर आप पीछे जाकर देख सकते हैं। मेरे क्लासेस में आज 3 से 4 दिन की गैप हुई है, उसको आपको रिकवर करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, अभी मल्टीपल क्लासेस आपको आना शुरू हो जाएंगे एक के बाद एक ही दिन में आपको 2 से 3 वीडियो मिलेंगे। हाँ, आपका काम जरूर बढ़ेगा, लेकिन आप ध्यान रखें इधर बीच थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। चलिए देखते हैं, अभी आज हम 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कर रहा है 26 नंबर। नेम द टर्म यूज्ड फॉर द मटेरियल व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। तुमसे बोल रहा है बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो ब्रोकन डाउन नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या? ऐसी चीजें जो हमारी बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, मतलब वो कंप्लीटली हमारे डिकम्पोज हमारी नहीं हो पाती हैं। तो तुमसे कह रहा है नाम बताना था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें ये बताना है गिव टू विच दे हार्म वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। हम जानते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। इनके जो 2 वेज हम यूज कर सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यहाँ डिग्रेडेबल होगा, बायोडिग्रेडेबल की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला है, हम बात कर लेंगे, पहला इसका हार्मफुल इफेक्ट है पोल्यूशन। दूसरा हम बात कर सकते हैं टॉक्सिसिटी। पोल्यूशन में आप जानते हो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल में जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, कभी भी ये इन्वायरमेंट में कंप्लीटली हमारे डिकम्पोज नहीं हो पाते, ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारे रहते हैं, जिसके कारण हम जानते हैं ये पोल्यूटेंट्स हमारे क्रिएट करते हैं इकोसिस्टम में, जिससे हमारा वाटर पोल्यूट होता रहता है, सॉइल पोल्यूट होता रहता है, साथ ही साथ में बात कर लूं एयर भी हमारे क्या होते रहते हैं, पोल्यूटेड होते रहते हैं। ये जो प्लास्टिक्स होते हैं या अदर पार्ट्स होते हैं, अगर ये वाटर में जाते हैं तो वहां के एक्वेटिक एनिमल की लाइफ में भी इनको क्या होता है इंपैक्ट, क्योंकि अगर प्लास्टिक को कंज्यूम कर रहे हैं, इट मींस क्या हो रहा है, प्लास्टिक उनकी बॉडी में जा रही है। और वही जो फिश, या हम बात कर लें एक्वेटिक में, हम एक एग्जांपल लेते हैं फिश का, तो वो फिश अगर हम ले रहे हैं तो हम तक भी वो प्लास्टिक आ रही है। तो ये कंटेंट जो चलता रहता है, यहाँ सॉइल में भी हम बात कर लें, इसी तरीके ये इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या करते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं, या पर हमारे डिस्टर्ब करते रहते हैं, ठीक है ना। टॉक्सिसिटी की अगर हम बात कर लें, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल होते हैं ये कई सारे हमारे कहते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जिसमें हम बात कर लेंगे कई तरह के केमिकल्स होते हैं, हैवी मेटल्स हमारे क्या कर सकते हैं, ये हजारडस सब्सटेंस जैसे कि हम बात कर लें यहाँ पे इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, निकालते हैं। इसी को हम बोल रहे हैं क्या, पॉइजन बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पॉइजन बोल रहे हैं, जो प्लांट को भी हार्मफुल इफेक्ट देते हैं, एनिमल को भी देते हैं और ह्यूमंस को भी देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमसे यही बोल रहा है टॉक्सिन होगा, यहाँ पे क्या होगा, टॉक्सिन्स कैन एक्यूमुलेट इन द फूड चेन और प्रोवाइड करता है रिस्क टू हायर लेवल कंज्यूमर्स। हायर लेवल कंज्यूमर्स को क्या करता है, ज्यादा हमारा क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब एक बात समझिए, ये जो लास्ट वाली लाइन यहाँ पे लिखी गई थी, मिस्टेक है, यहाँ पे मीनिंग मिस्टेक है, टॉक्सिन होगा। टॉक्सिक्स जो भी होते हैं हमारे, टॉक्सिक्स जो भी होते हैं हमारे, इसकी हम बात कर लें तो ये क्या करते हैं, ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं फूड चेन में और धीरे धीरे क्या करते रहते हैं, ये हायर लेवल चेन जो भी हमारा होता है, हायर लेवल कंज्यूमर जो होता है उसको बैडली इफेक्ट करते हैं। तो ये हमारा पूछा था, 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप इसको ध्यान दे लीजिएगा। चलते हैं आगे। 27 नंबर क्वेश्चन हमारे कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, सारे 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं हम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे क्या किए होंगे, डाले गए होंगे। कह रहा है इट इज ऑब्जर्व्ड दैट कैल्शियम ऑन रिएक्शन विथ वाटर फ्लोट्स ऑन इट्स सरफेस। जब भी कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करता है वो फ्लोट करने लगता है सरफेस पे। व्हाई इट हैपेंस? हम जानते हैं जो कैल्शियम होता है वो सॉलिड होता है, जब भी वाटर से रिएक्ट करता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनाता है, ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। हम जानते हैं ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है इसी को बोलते हैं क्या, लाइम वाटर। क्या बोलते हैं? लाइम वाटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। या हम इसको और क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम, ठीक है ना। दोनों नाम इसके होते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं, स्लैग लाइम बोलते हैं, या हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात क्या है, एक ही है, और हाइड्रोजन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया ऐसा इसलिए होता है कि रिएक्शन जब भी कैल्शियम और इससे करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हमारे क्या हो जाते हैं, जो भी निकलती है ये क्या हो जाता है, सरफेस से स्टिक हो जाता है कैल्शियम मेटल के। इस कारण से हम बात कर लेते हैं ये फ्लोट करने लगता है। क्या करने लगता है? फ्लोट करने लगता है। तो इसी चीज के बारे में आपसे पूछ रहा था, बैलेंस केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दे रखा है। जो भी हम बात कर ले, हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो क्या हो रही है, यहाँ पे ये स्टिक हो जा रही है सरफेस से, किसके, कैल्शियम मेटल के सरफेस से स्टिक हो जा रही है, जिसके कारण से क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। और कैल्शियम फ्लोट करता है वाटर सरफेस पे। इसका रिएक्शन तुमको यहाँ पे क्या कर रखा है, दे रखा है, कैल्शियम वाटर से रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। इसमें क्या कर रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन
रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है उसको हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, पास करते हैं, एक पाइप के थ्रू पास करते हैं, तो वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट देता है। व्हाइट कलर का क्या देता है, प्रेसिपिटेट देता है, और यही व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है जो कि इनको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है। जनरली हम जानते हैं कि जो पेंटर्स होते हैं वो भी इसका यूज करते रहते हैं। साथ ही साथ ऐसे ही बात कर लें, चौक वगैरह में यूज होता है। इसी तरीके अगर हम बात कर लें, मार्बल वगैरह में भी हमारा ये यूज होता है, लाइम स्टोन में भी इसका यूज करते हैं। इसी तरीके कई तरह के हमारे क्या है यूजेज हैं। बट यहाँ पूछा यही गया था कि पास करेंगे तो क्या होगा, बैलेंस इक्वेशन लिखिए। तो बैलेंस इक्वेशन आपने क्या कर दिया, यहाँ पे बता दिया। हमारे समझ से कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, ये बातें आपको समझ में भी आ रही होंगी। चलते हैं आगे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ड्रा ए लेवल डायग्राम टू शो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन दिस केस। देखिए एक बात समझिए कि यहाँ पे इस फिगर में हम क्या किए हैं, हमने कंटेनर ले लिया है, हमें कॉपर का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करना है। तो कॉपर के ही हमने क्या ले लिए हैं, एक प्योर फॉर्म जो कि हमने कैथोड पे रखा, और एक इम्प्योर फॉर्म जिसको हमने कहाँ रखा, एनोड पे रखा। किस पे रखा, एनोड पे। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होती है, जब भी हम कनेक्ट करेंगे इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और एक की से कनेक्ट कर दिया है। जब भी यहाँ पे की को क्लोज करेंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू निगेटिव हमारा फ्लो करना शुरू करेंगे। जैसे ही पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करना शुरू करेंगे, ये जो इम्प्योर फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, ये इम्प्योर फॉर्म है कॉपर का। और यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट के हमने सोल्यूशन यूज किए हैं, जिसका हमारा रॉड होगा उसी के हमारे क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। तो कॉपर सल्फेट हमारा क्या होगा, Cu2+ और सल्फेट SO4 में हमारा ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं एनोड हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इधर के आसपास हम बात कर लेंगे, सल्फेट हमारे किधर होंगे, इधर की तरफ आते रहेंगे, और कॉपर किधर की तरफ जाते रहेंगे, ये इधर की तरफ हमारे मूव करते रहेंगे। कॉपर किधर की तरफ, इधर की तरफ। तो लिक्विड से भी ये मूव करते रहेंगे। साथ ही साथ हम बात कर लेंगे, ये इम्प्योर फॉर्म से भी कॉपर हमारे एक तरफ एक्यूमुलेट होते रहेंगे, और प्योर फॉर्म हमारा कहां मिल जाएगा, कैथोड पे मिल जाएगा। और जो हमारे स्लैग बनेंगे, इंप्योरिटीज बनेंगे एनोड मड, वो क्या हो जाएंगे, एक तरफ हमारे इकट्ठा हो जाएंगे। यही हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, इसी के बारे में आपको डिटेल पूछा गया है। तो करंट जब पास करेंगे तो क्या होगा, तो आप बता देंगे कि कॉपर हमारे एनोड से कैथोड की तरफ, हमारा इंप्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। यहाँ पे इसी चीजों की बात किया है। तो यहाँ पे थोड़ी बातें लिख भी देंगे। फिगर आपको बनाना है, फिगर बनाने के साथ साथ आपको क्या करना है, कुछ चीजें हमें क्या कर लेनी है, कुछ चीजें आपको लिखनी भी है। जैसे हम देख लें, एनोड पे हमारा क्या होता है, अभी जो बताया वही है, इंप्योर फॉर्म में कॉपर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और वो कॉपर आयन में हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, और कैथोड पे अगर मैं बात कर लूं तो क्या होते रहते हैं, कॉपर आयन सारे हमारे क्या होते रहते हैं, कॉपर आयन एक जगह हमारे एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जो कि डिपोजिट हो जाएंगे प्योर कॉपर पे, हमारा कैथोड पे, इस पे कैथोड पे। एनोड मड क्या होता है, इंप्योरिटीज हमारी जो होती है, इंप्योर कॉपर लाइक, जैसे बात कर लें आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, अगर इनके साथ कुछ और मिला है तो क्या हो जाएगा, इंप्योरिटी नीचे बैठ जाएगी, और ये वाटर में हमारी क्या हो जाएगी, ये डिसॉल्व नहीं होते। इलेक्ट्रोलाइट में हमारा ये वाटर नहीं बोलेंगे, यहाँ कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिसॉल्व हमारा नहीं होगा, और इन द फॉर्म ऑफ स्लज के रूप में क्या हो जाएंगे, नीचे हमारे क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, एनोड मड बोलते हैं। अगर ओवरऑल मैं बात कर लूं, प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस जो भी होता है, इसी को बोलते हैं क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर की बात करते हैं, ठीक है ना, जिसमें हमारा प्योर कॉपर डिपोजिट हो जाता है, किस पे, कैथोड पे हो जाता है, और इंप्योर फॉर्म कौन सा होता है, एनोड वाला। आपसे ये पूछा है नेक्स्ट में कि इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा, तो बात वही है, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हमारा इंप्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म की तरफ बस ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बातें वही पूछा है, आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, बट वो डायरेक्ट ना लिखकर आपसे क्या किया है, क्वेश्चन को इधर उधर करके पूछा गया है, ठीक है ना। चलते हैं आगे, बात आपको समझ में आ रही होगी। एनोड, कैथोड, एनोड मड क्या होगा आप इसको बता दोगे। जब भी करंट पास कराएंगे तब क्या होगा, आयन में एक्सचेंज होगा, और प्योर कॉपर हमारे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। चलते हैं आगे। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रीजन देना है। सारे क्वेश्चन कितने नंबर के, एक नंबर के, बट बताया गया है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा इसको। कह रहा है एल्वियोली इन लंग्स आर रिचली सप्लाइड इन द ब्लड कैपिलरी। देखिए इसके पहले भी पीछे जो सेट 1 पूछा गया था आपका, जो इसके पहले कराया हूं पेपर मैंने करवाया है, वहां पे भी आप ध्यान दीजिए, तो वो पेपर में भी एलवीओली का क्वेश्चन था, लेकिन उसने ये बोला था कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्यों बनाता है, तो आप वहां पे भी एक्सप्लेन किया गया। बात वही है, एलवीओली करता क्या है, गैसियस एक्सचेंज करता है। गैसियस क्या करता है, एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में। आप जानते हो कि जब भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम बात कर लें, नसल पैसेज होता है, नसल कैविटी के थ्रू हमारा क्या करता है, ये एंटर करता है, और यहां से फेरिंग्स और लैरिंग्स होते हुए क्या हो जाता है, ये हम जानते हैं, ये जो पार्ट होता है, ये क्या होता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया से क्या हो जाता है, ट्रैकिया से बढ़ता है जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई ये हमारा कौन सा होता है, ये होता है ट्रैकिया। ये क्या होता है,
ट्रैकिया, और ये पार्ट होता है ब्रोंकाई। क्या होता है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से होते हुए हम बात कर लेंगे क्या होता है? ब्रोंकियोल्स। क्या होता है? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के आसपास ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं यही क्या होते हैं? एल्वियोली। क्या होते हैं? एल्वियोली। एल्वियोली ही हमारा क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज करता है, जो कि ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में हमारे क्या होते हैं? सर्कुलेट होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपसे बातें की गई थी कि एल्वियोली हमारा क्या करता है? रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज, ये होता है, आपको क्या देना है? रीजन देना है। तो हम जानते हैं कि ये किस लिए किया जाता है? गैसेस एक्सचेंज के लिए किया जाता है, फ्रॉम द एयर इनटू द ब्लड, इनटू द ब्लड। मेन गैसेस हमारी कौन कौन सी होती है? एक तो ऑक्सीजन होती है, क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हीं का हम क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करते हैं। जो ब्लड स्ट्रीम होता है ये कैपिलरीज के सराउंडिंग हम बात कर लेंगे, एल्वियोली से होते हुए हमें क्या करता है? इफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज में हमारे क्या करता है? मदद करता है, इंटरचेंज में हमारे मदद करता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन हम जानते हैं ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है ब्लड में, और ये पूरी कैपिलरीज के थ्रू हमारे क्या होता है? ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या हो जाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान का हमारा क्या हो जाता है? ये बाहर आ जाता है। क्या जाता है? बाहर। तो वही बोल रहा है, रिमूव्ड फ्रॉम द एल्वियोली इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में ऑक्सीजन जाएगा, एक्सहेलेशन में बाहर आएगा। क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द कैपिलरीज टू एल्वियोली इंश्योर्स दैट द गैस एक्सचेंज इज रैपिड। देखिए कैपिलरीज में अगर मैं बात कर लूं, ज्यादा ब्लड कैपिलरीज क्या होते हैं? आप जानते हैं जहां से आर्टरी हमारा कनेक्ट होता है वेंस से, आर्टरी जो वेंस से कनेक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। आर्टरी क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहां सप्लाई होती है पूरी बॉडी में, वो आर्टरी के माध्यम से होता है। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं, डीऑक्सीजनेटेड जो होता है वो कहां से होता है? ये वेंस के माध्यम से होता है, या वेंस हमारा इसमें काम करता है। तो जो दोनों को कंबाइन करता है उसी को बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। तो बात वही बता रहा है कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ, अगर मैं बात कर लूं कैपिलरीज टू एल्वियोली, ये हमारा क्या बताता है कि गैसियस एक्सचेंज कितनी अच्छी तरीके से हो रहा है। जितनी ज्यादा हमारा क्लोजनेस होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगा? ये प्रोसेस रैपिड होगा। ये बात आपको बताई जा रही है। और उतनी ही तेजी से हमारा क्या होगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? एक्सचेंज होता रहेगा। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ गई। अगर आप पीछे चीजें नहीं पढ़े हैं तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, एक फ्लो चार्ट बनाने आपको आना चाहिए कि कहां कहां से कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है ना? पेपर करवाने के दौरान मैं बीच बीच में फ्लो चार्ट आपको डालता रहूंगा, जो कि आप रेफर कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका, 1 नंबर का, कह रहा है रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात ध्यान दीजिए, हीमोग्लोबिन जो होता है वहां मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल में अगर मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमंस में हमारा क्या होता है? ये ह्यूमंस में होता है। और हम बात कर लें मैमल्स, मैमल्स में भी हमारा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये मेनली आयरन कंटेंट करता है, जो कि हेमी ग्रुप से हमारा होता है, रिलेट होता है। और इसी के कारण इसकी क्या होती है? हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी हमारी क्या होती है? ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे आयरन हमारा क्या होता है? कंटेन करता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के थ्रू, लेकिन ये बाइकार्बोनेट आयन। और हम बात कर लेंगे मोर सॉल्युबल होता है ये किसमें? वाटर में। किसमें सॉल्युबल होता है? वाटर में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ऑक्सीजन कंपैरिजन में। इसीलिए जब भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारा डिसॉल्व होता है ब्लड में, तो इस समय हमारे क्या हो जाते हैं? अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है? टिश्यू टू द लंग्स। टिश्यू टू द कहां करता है? लंग्स। और ये कहां करता है? लंग्स टू द टिश्यूज। और ऐसे ही हमारा क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो मेन रीजन आपका यही है कि हमारा बाइकार्बोनेट आयन हमारा बनाता है, इस कारण से ये हमारा नहीं करता है। दूसरी बात हम कर सकते हैं कि वाटर में ज्यादा सॉल्युबल कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल होता है। और ये ट्रांसपोर्ट करते समय हमारा ब्लड में क्या होता है? ये टिश्यू टू द लंग्स ट्रांसफर करता है। अगर ये नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? वहां हमें सांस लेने में और डाइजेस्टिव सिस्टम में सारी जगहों पे क्या आएगी? प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है ना? चलते हैं आगे। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड एज एन एंड प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन बींग्स। आप जानते हैं कि जब मैं बात कर लूंगा एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ रेस्पिरेशन में, तो ये अब्सेंस ऑफ वाटर में, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारे क्या होते हैं? कंटेन करते हैं। और एंड प्रोडक्ट के रूप में हमारा क्या होता है? एंड प्रोडक्ट इज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। रेदर देन हम बात कर लेंगे लैक्टिक एसिड और एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होता रहता है। तो इस कारण से हम बात कर लेंगे कि हमारा क्या होता है? एंड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। यहाँ लैक्टिक एसिड, एथेनॉल, या हम बात कर लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है ना? दूसरी बात कर लें, ह्यूमन सेल्स जो होते हैं लैक्टिक एसिड जो होता है प्रोड्यूस करता है। जब हम बात कर लेंगे कार्बन मॉलिक्यूल्स, हम बात कर लें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये कब होता है? ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा होता है। ये इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन,
जब भी बंदा कोई भी जो जिम कर रहा है या कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है तो वहाँ मसल्स जो हमारे बिल्डअप होते हैं वो किस कारण से होते हैं, वहाँ पे इन हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है और वहाँ पे हमारा क्या होता है, तब लैक्टिक एसिड रिलीज होती है। कौन सी होती है, लैक्टिक। तो ह्यूमन में तब होता है जब वो क्या करता है, फिजिकल वहाँ पे काम करता है और मसल्स वगैरह डेवलप करने का काम करता है। दिस मैकेनिज्म मेंटेन्स हमारा क्या करता है, एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन का मतलब क्या, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही हमारा क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये क्या करता है, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में। तो लैक्टिक एसिड हमारा क्या करता है, टेम्परेरी मसल सोरनेस हमारा क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सोरनेस का मतलब प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट की बात कर लें, एथेनॉल की बात कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पूछा क्या गया था, एनारोबिक रेस्पिरेशन आपसे यही पूछा गया था कि जो हम कार्बन 3 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, इंस्टीड ऑफ हम बात कर लेंगे किसमें, CO2 इन ह्यूमन बींग्स की। हमारा इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड भी हमारा क्या होता है, फॉर्म होता है। तो ये बातें आपको बता दी गई कि एनारोबिक ह्यूमंस, चूंकि पूछा ह्यूमन में गया था, यहाँ बता सारा ही दिया गया है, आप उसी के अनुसार क्या कर लेंगे, अपना आंसर लिख लेंगे। एक ही नंबर का क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा इसमें क्या करना है, दिमाग नहीं लगाना है। ये एक्सप्लेन इसलिए किया गया है ताकि इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए आप क्या कर सके, वहाँ आंसर कर सकें। बस ह्यूमंस के लिए पूछ रहा है तो आप बताएंगे लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, वहाँ सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं होता है। ये कौन करता है, जो फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करता है, मसल्स वगैरह डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे ऐसा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और वहाँ लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का सेक्शन, नेम द मूवमेंट दैट अकर ऑल अलोंग द गट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी हमारा अलोंग द गट की जब भी बात कर रहा है, गट का मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइन में बात कर रहा है मेनली, कि इंटेस्टाइन में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा होता रहता है और ये हेल्प करता है डाइजेशन में। आप जानते हैं मूवमेंट जो हैपन होता है अलोंग द गट रेफर्ड एज, हम इसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस जब भी होता है ये स्मूथ मसल में होता है और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। ये सिस्टम में हमारा ये हमेशा होता रहता है। मूवमेंट में जब भी होता है ये ईसोफेगस में, अगर मैं बात कर लूँ ईसोफेगस से, ईसोफेगस मतलब फूड पाइप की बात करें, फूड पाइप से स्टमक में जब जाता है तो हम बात कर लेंगे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। जनरली ये माउथ टू एनस हमारा क्या करता है, वर्क करता है। जब भी ये हमारा जाता है तो यहाँ से भी हम जानते हैं कि माउथ से होकर जब ये जाता है तो ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में ही हमारे क्या होता है, डाइजेस्टिव का सारा प्रोसेस होता है, क्योंकि यही हमारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं, सेक्रेट्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं। पेरिस्टालसिस हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में फूड को और एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, जो कि हमारा वेली के थ्रू हमारा क्या होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और वेली क्या होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। तो बेसिक बातें आपको समझ में आनी चाहिए। यही चीज आपसे क्या किया गया था, पूछा गया था 1 नंबर में। चलते हैं आगे। Where is bile juice is stored in human body? List 2 rules of the bile juice. एक बात जानते हैं आप, आपसे स्टोर करने की बात कर रहा है, सेक्रेट करने की बात नहीं कर रहा है। तो स्टोर कहाँ होगा, ये गाल ब्लैडर में स्टोर होता है ह्यूमन बॉडी में, जो कि हमारा क्या करता है, 2 फंक्शन अगर मैं बात कर लूँ। पहला तो ये लार्ज फैट ग्लोबुल्स जो होते हैं उनको एमल्सिफाई करता है स्मॉल फैट ग्लोबुल्स में। किसमें करेगा, स्मॉल फैट ग्लोबुल्स में। ये डिकम्पोज करता है, क्या करता है, डिकम्पोज करता है बिग फैट ड्रॉपलेट को टाइनी वन में। तो वही बात आपको बता रहे हैं, लार्ज फैट ग्लोबुल्स को स्मॉल फैट ग्लोबुल्स में कन्वर्ट करता है और अलाउ करता है एंजाइम्स जो होते हैं, जैसे बात कर लें लाइपेज को, डाइजेशन प्रोसेस में हमारा क्या करता है, मदद करता है। किसमें मदद करता है, ये बाइल जूस। न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक काइम ऑफ स्टमक। हम जानते हैं बाइल जूस जो होता है वो न्यूट्रलाइज करता है, किसको न्यूट्रलाइज करता है, एसिडिक काइम। काइम क्या होता है, पल्पी एसिडिक फ्लूइड होता है जो प्रोसेस करता है स्टमक से हम बात कर लें स्मॉल इंटेस्टाइन तक, और ये गैस्ट्रिक जूस और पार्टली डाइजेस्टेड फूड को हमारा क्या करता है, कैरी करता है। तो इनके डाइजेशन में भी हमारा क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना। तो न्यूट्रलाइज करता है ये कमिंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक, और हमारा क्या करता है, क्रिएट करता है एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट डाइजेस्टिव एक्शन के लिए। आप जानते हो जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होता है वहीं हमारे क्या होते हैं, सारे डाइजेस्टिव प्रोसेस होते हैं। तो उसी समय हमारा क्या होता है, पैंक्रियास से बाइल जूस क्या होता है, सेक्रेट होता है, और गाल ब्लैडर में हमारा क्या होता है, स्टोर होता है। तो स्टोर होने की बात पूछा, आप उसको बता देंगे, और ये 2 बातें आप बता के 1 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ध्यान रखें, जब 1 नंबर का पूछा है तो आप 1 नंबर के हिसाब से बताएंगे। मैं यहाँ एक्सप्लेन ज्यादा कर रहा हूँ ताकि हाँ आपको 2 या 3 नंबर में पूछ रहा है तो भी आप क्या कर लें, आंसर दे पाए। यहाँ कर रहा है, एक्सप्लेन द इवेंट दैट टेक प्लेस वंस ए स्पर्म रीचेज द ओविडक्ट टिल इट बिकम्स द फीटस। फीटस बनने से पहले हमें क्या कर रहा है,
बनने से पहले आपसे प्रोसेस की सारी क्या किया है, बात किया है इवेंट की। और यहाँ पे रोल बताना है, रोल ऑफ प्लेसेंटा इन प्रेगनेंसी। देखिए इवेंट जब भी बात कर लें, जो रीच होता है ओविडक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे हम बात कर लेंगे फीटस, तो ये क्या होता है, पहला फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट डिवीजन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, और लास्ट में हमारा क्या होता है, फीटल डेवलपमेंट होता है। ये प्रोसेस ही क्या होते हैं, हमारे होते हैं। फर्टिलाइजेशन में हम जानते हैं स्पर्म रीच करता है कहाँ पे, ओविडक्ट पे, और ये हमारा क्या करता है, एक को हमारा क्या करता है, रिलीज करता है, कहाँ से, ओवरी से, ठीक है ना। और स्पर्म हमारे क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं आउटर लेयर ऑफ द एग, और यही हमारे क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन हमारा मेनली अकर होता है, जो कि हमारा क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है, जाइगोट। यहाँ जाइगोट का हमारा क्या हो जाता है, फिर से डिवाइड होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। क्रिएटिंग ए बॉल सेल, जिसको बोलते हैं मोरुला। ये तो आपको इतना नहीं ध्यान रखना है, ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा क्या है, बाहर है, आप बस ध्यान रखेंगे जाइगोट का डिवीजन होता है। फर्दरली क्या होता है, जाइगोट का डिवीजन। और ये हॉलो स्ट्रक्चर हमारे फॉर्म होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, कंटेनिंग एन इनर सेल मास, ये हमारा इनर सेल मास में हमारे क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। ब्लास्टोसिस्ट हमारे क्या करते हैं, ये मूव करते हैं किधर, यूट्रस की तरफ। यूट्रस में ही हम बात कर लेंगे, बेबी जो होता है वो धीरे धीरे हमारे क्या होते हैं, उनके ऑर्गन भी डेवलप होना क्या होते हैं, शुरू होते हैं। इम्प्लांटेशन में हमारा क्या होता है, ये इम्प्लांटेशन में ब्लास्टोसिस्ट हमारा क्या करता है, ये टेक प्लेस लेता है किसमें, यूटेरिन लाइन में। जो यूट्रस होता है उसकी जो लाइनिंग होती है, उसी को हम बोल रहे हैं क्या, यूटेरिन लाइनिंग बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, एंडोमेट्रियम। क्या बोल रहे हैं, एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं। इम्प्लांटेशन जो भी मार करते हैं, ये हमारा किसमें करता है, ये हमारा प्रेगनेंसी में करता है। किसमें करता है, प्रेगनेंसी में। कुछ दिन बाद हम बात कर लेंगे, इनर सेल ऑफ मास हमारा ब्लास्टोसिस्ट में हमारे क्या करता है, बढ़ता है और एम्ब्रियो को डेवलप करता है। एम्ब्रियो का मतलब स्टार्टिंग कंडीशन जो हमारी डेवलप होती है ऑर्गन की, तो हम बोलते हैं उसको क्या, एम्ब्रियो बोलते हैं। स्ट्रक्चर जो एसेंशियल हमारे डेवलप होते हैं, ये एक्टोडर्म हम बात कर लेंगे, मेसोडर्म, और हमारे क्या होते हैं, एंडोडर्म। ये हमारे क्या होते हैं, एराइज होते हैं, और यहाँ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। लास्ट में जो होता है, यही होता है फीटल डेवलपमेंट। एम्ब्रियो ग्रोज, इट डेवलप्स द फीटस, और ये हमारे क्या करते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर्स। ट्राइमेस्टर्स का मतलब, एक ट्राइमेस्टर में हमारे क्या होते हैं, 3 मंथ। सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब 6 मंथ की हम बात कर लेंगे। ऑर्गन स्टार्ट टू मैच्योर एंड फीटस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, और यहीं से हमारे क्या होते हैं, लिम्स और फेशियल स्ट्रक्चर हमारे फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिक बातें आपको क्या समझ में आई कि फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट डिवीजन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, और क्या होता है, फीटल डेवलपमेंट। तो जो मेरा फीटल डेवलपमेंट होता है यहाँ पे मेनली यही क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है, मतलब 6 महीने बाद होता है आपका, ठीक है ना। तो आप जानते हैं बेसिक प्रोसेस आपको ये समझ में आ रही है कि ओवरी से फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस जाता है। यूट्रस पे हमारी यूटेरिन लाइन होता है, वहीं हमारा क्या होता है, वो लाइनिंग में ही हमारे क्या होते हैं, यूट्रस में ही हमारे डेवलपमेंट होते हैं, जो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और यही एम्ब्रियो हमारा धीरे धीरे सेकंड ट्राइमेस्टर में हमारा क्या बनता है, फीटल डेवलपमेंट बन जाता है। तो प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, आपको काम हो जाएगा। चलते हैं आगे। इसमें एक और आपको पूछा है कि प्लेसेंटा का रोल बताइए प्रेगनेंसी में। तो आप जानते हैं यहां पे अगर हम बात कर लें, प्लेसेंटा के रोल की हम बात कर लें, तो प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा प्लेज ए क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी एंड सपोर्टिंग द फीटल डेवलपमेंट। ये फीटल डेवलपमेंट में हमारा क्या करता है, मदद करता है। पहला, न्यूट्रिएंट एंड गैस एक्सचेंज। प्लेसेंटा जो फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द मदर ब्लड्स एंड द फीटस। जो भी होता है उनमें ऑक्सीजन और इनको सारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करने का काम ये कौन करता है, फीटस ही करता है। और फीटस गेट्स द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ एंड वाइल रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्टेज। तो वो हमारा मेनली मदर के ब्लड से वो कनेक्टेड हमारा क्या करता है, काम करता है, और वहां से हमारे क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को लेता है और वेस्ट चीजों को क्या कर देता है, अलग कर देता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को। और इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स इंक्लूड, हम बात कर लेंगे हार्मोन्स जो हमारे नेसेसरी होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। जैसे हम बात कर लें क्रोनियोनिक, हम बात कर लें गोनेडोट्रोपिन, हम बात कर लें, या हम बात कर लें प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन, जो कि हमारे हार्मोन क्या करते हैं, यही हार्मोन्स हमारे डेवलप करने में, मतलब जो सेक्सुअल हार्मोन होते हैं एक तरीके से हम बोल सकते हैं, इनमें हमारे क्या करते हैं, डेवलप होने में हमारे क्या करते हैं, मदद करते हैं। और ये फीटस को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं वॉर्म में। कहाँ, वॉर्म में। और ये हमारे क्या करता है, फीटस को प्रोटेक्ट भी करता है, बीइंग रिजेक्टेड बाय द मदर्स इम्यून सिस्टम।
उससे अलग होने से भी हमारा क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है मेनली। तो दो ही चीज आप बस याद रखो कि न्यूट्रिएंट्स को या और गैसियस एक्सचेंज का काम करता है, और जो हार्मोनल बैलेंस का काम भी करता है वो कौन करता है, प्लेसेंटा करता है मेनली। अगर मैं बात कर लूँ तो ये सब हमारे यही काम करते हैं, प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं कि प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये रीच जब भी हम बात कर लेंगे फीटस तक पहुंचने में हमारा क्या करता है, ये रोकता है, क्या करता है, रोकता है, क्योंकि ये कवर का काम करता है। किसका काम करता है, कवर का। इम्यून फंक्शन अगर हम बात कर लें, प्लेसेंटा हमारा अलाउ करता है पैसेज सम मैटरनल एंटीबॉडीज, और हम बात कर लेंगे टू द फिटस, यहाँ पे ये अलाउ करता है फंक्शन को, जो भी इम्यून सिस्टम इम्यून फंक्शन हमारे होते हैं, और फिर यहाँ पे क्या करता है, ये इम्यूनिटी आप बर्थ के टाइम हमारा क्या करता है, बढ़ाने में भी क्या करता है, मदद करता है। तो बेसिक बातें आप समझ लिए, न्यूट्रिएंट और गैसेस एक्सचेंज करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करने का हमारा काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, और इम्यून फंक्शन का। इतनी बातें जानते रहें, जो बातें आपको बताई गई हैं उसको थोड़ा सा बुलेट पॉइंट आप ध्यान रखते रहें, बस यही चीज़ आपको क्या करना है, लिखना है। चूंकि ये नंबर्स हमारे क्या थे, दोनों क्वेश्चन हमारे 3 नंबर के पूछे गए थे, लेकिन आपको एक्सप्लेन ज़्यादा किया गया है। ध्यान रखिएगा, आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करना है। इसमें बुलेट पॉइंट अब बता देंगे, थोड़ी थोड़ी एक एक लाइन लिख देंगे। और पीछे जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि यहाँ पे जो फीटस का डेवलपमेंट होता है, ये जो प्रोसेस होते हैं उसको बताना था आपको। तो यहाँ पे भी आप कुछ कुछ पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ पे भी आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस याद रखेंगे। थोड़ी बातें आपको लिखनी है, मैंने 5 नंबर के हिसाब से बताया, 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे। आगे बात कर लें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, ये पूछ रहा है कि डिफाइन द टर्म ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की पावर ऑफ एकोमोडेशन के विषय में बताना है कि ये क्या करता है, फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई होता है, ये हमारा क्या करता है, चेंज करता है फोकसिंग के ऑब्जेक्ट, और जो डिस्टेंसेस हमारे होते हैं उनको एकोमोडेट करने का मतलब, एकोमोडेट मतलब यहाँ पे बैलेंस करने का काम जो करता है उसी की बात कर रहे हैं। एकोमोडेशन पावर ऑफ एकोमोडेशन बोल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ आई विच प्ले ए मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन ह्यूमन आई फोकसेस नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। आप एक बात जानते हो कि जब भी मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जब भी चेंज करता हूँ, एकोमोडेशन इज अटेंड बाई चेंज इन द लेंसेज शेप, जिसकी बात कर लें, सिलेरी मसल्स की बात कर लें, सिलेरी मसल्स के जैसे ही एक्शन चेंज होते हैं, ये लेंसेज भी हमारे क्या होते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। ये इंप्लाई करते हैं ऑर्डर ऑफ व्यू नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, तो लेंस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब भी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स की बात कर लें तो ये हमारा क्या कर देगा, लेंस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज कर देगा। जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात कर लेंगे तो यहाँ लेंस ऑफ कर्वेचर कैसा हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, यही चीज आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। एडजस्टमेंट ऑफ फोकस इन क्रिटिकल इज क्रिटिकल, हैव ए क्लियर व्यू एट वेरिंग डिस्टेंस। सीधी सीधी बात अगर हम कर लें तो पावर ऑफ एकोमोडेशन है कि हमारा फोकसेस को बैलेंस करता है। तो आपसे वही पूछा है कि नेम द पार्ट ऑफ आई, तो सिलियरी मसल्स को हमारे चेंज होने के कारण ये हमारा क्या होता रहता है, बदलता रहता है। नियर बाई ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, लेंस ऑफ कर्वेचर हमारा इंक्रीज हो जाता है, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे क्या हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। फार्मूला हम जानते हैं, P = 1/f, और जब हमारा f किस में हो, मीटर में हो। 100 सेंटीमीटर बाई f हमारा कितना होता है, ये तब होता है जब सेंटीमीटर में हो। यूनिट इसकी क्या होती है, डायप्टर होती है, क्या होती है, डायप्टर होती है। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ रही हैं, आपसे पूछा यही है। आगे चलते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, कितने नंबर का है, 3 नंबर का। इसका और करके एक क्वेश्चन दे रखा है, आगे कह रहा है कि ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। तो रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है कि कैसे रेनबो फॉर्म होता है। ऑन दिस डायग्राम मार्क ए where dispersion of light occurs, B where internal reflection occurs, और C हमें कहा जहाँ पे रिफ्रैक्शन अकर हो रहा है, ठीक है ना। और लिस्ट 2 नेसेसरी कंडीशंस टू ऑब्जर्व रेनबो। देखिए एक बात समझ लीजिए, पहले तो हमें क्या करना है, मार्क करना है। तो हम एक फिगर बना लेंगे, फिगर में हम यहाँ पे सन की रेज जो हमारी क्या हो रही है, आ रही है ड्रॉपलेट्स, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स। जब सन की रेज आती है तो यहाँ पे जो आ रही है इसी को हम बोल रहे हैं क्या, यहाँ पे आपसे बोल रहा है, यहाँ पे डिस्पर्सन बोल रहा है। ये जैसे ही हमारे इसमें आएगी तो वाटर ड्रॉपलेट किस तरह एक्ट करते हैं, एज एन प्रिज्म के रूप में एक्ट करते हैं। सेम एंगल से आते हैं तो क्या हो जाते हैं, यहाँ डिस्पर्स हो जाती है, क्या हो जाती है, डिस्पर्स। डिस्पर्स होने के बाद यहाँ बात कर लेंगे इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जब रिफ्लेक्ट होते हैं तो यहाँ से हमारी क्या होती है, जो अलग अलग कलर की लाइट्स होती है वो हमारी क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है,
शो होती है आसमान में, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, वेबग्योर के फॉर्म में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेबग्योर। ये हमारा क्या होता है, यही हमारे सारे कलर हैं, 7 कलर जो कि हमारे क्या होते हैं, रेनबो में फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो रेड कलर की हमारी क्या होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, वायलेट की सबसे कम होती है। तो यहाँ पे आपसे यही बता रखा है, आपको फिगर बनाना है, एक्सप्लेन कर देना है, ए क्या है, बी क्या है और क्या है, सी क्या है आपका। तो सी आपका रिफ्रैक्शन यहाँ पे है, मीडियम्स हमारे चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे डिस्पर्सन हो रहा है और यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे दो नेसेसरी हमें क्या करना है, कंडीशंस बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो पहला अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी नेसेसरी कंडीशन है, और हम बात कर लेंगे, जैसे हम बात कर लें यहाँ पे ड्रॉपलेट्स एयर में आते हैं तो हमारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हमारा क्या होता है, लाइट्स हमारी क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड और डिस्पर्स होनी चाहिए विद इन द ड्रॉपलेट्स में, ये तभी क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी रेनबो, ठीक है ना। और हमसे क्या कर रहा है, कितने कंडीशंस, 2 नेसेसरी कंडीशन, देयर मस्ट बी सोर्सेस ऑफ लाइट, एक तो हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स होना चाहिए, दूसरा हमारा सोर्सेस ऑफ लाइट्स होना चाहिए, और उसमें हमारी 3 कंडीशन ये क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, तभी ये क्या करेगा, हमारा ये फॉर्म कर पाएगा क्या, यहाँ पे कलर को, रेनबो कलर को क्या कर पाएगा, फॉर्म कर पाएगा। तो 2 बातें आपसे पूछी गई, आपने फिगर बना दिया और उसको एक्सप्लेन कर दिया, 3 नंबर का क्वेश्चन था, आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर ले हम क्वेश्चन आ रहा है 32 नंबर क्वेश्चन, ड्रा द डायग्राम ऑफ टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल sheet paper due to a straight conductor passing through its center and current carrying vertically upwards। current carrying कैसा है, vertically upwards है, और ये हमारा क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो हमें कह रहा है मार्क करना है डायरेक्शन ऑफ करंट इन द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो बातें इतनी बढ़ा चढ़ा के पूछा है, बस सिंपल सी बातें आपसे पूछ रहा है। यहाँ राइट हैंड थंब रूल हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हमारा कौन सा शो करता है, ये थंब शो करता है ऊपर की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो जैसे ही अगर ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। एक सीट पेपर बना लेंगे, सेंटर पे हमारा कोई रॉड है और इसी के चारों तरफ हमारी क्या होगी, कंसेंट्रिक हमारी क्या होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ होगी। जैसे जैसे हम यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमारी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आपसे ये चीजें पूछ रही थी, आप इसे फिगर बना दोगे, ये चीजें क्या कर दोगे, बता दोगे। और यहाँ पे हम जानते हैं स्टेट द राइट हैंड थंब रूल एंड चेक वेदर द डायरेक्शन मार्क्ड यू आर इन अकॉर्डिंग। तो ये आपको बताना है, राइट हैंड थंब रूल में वही चीज है कि ये रूल ये बताता है कि जब भी होल्ड करते हो करंट कैरिंग वायर को, तो ये राइट हैंड हमारा जो थंब होता है वो किसको करता है, इलेक्ट्रिक करंट को, और ये जो 4 फिंगर होते हैं हमारे, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हाँ ये फॉलो कर रहा है, ये अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल के ही अकॉर्डिंग है हमारा। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, आपको ये मिल जाएंगे। आप एक बात ध्यान रखो, राइट हैंड थंब रूल को ही बोलते हैं मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। इसी पे हमारा क्या करता है, काम करता है। होता क्या है, हम जानते हैं, मान लीजिए ये स्क्रू है, जब भी हम स्क्रू को इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो ये क्या होगा, इनवर्ट साइड पे जाएगा। तो इनवर्ट साइड पे जो आ रहा है वो क्या है, करंट की डायरेक्शन है। ये जो रोटेट कर रहा है क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को है। ऐसे ही आउटवर्ड साइड डायरेक्शन में जब होगा तो फिर इसका जस्ट अपोजिट बात कर लेंगे, बाहर की तरफ निकलेगा और रोटेशन हमारे क्या हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट। क्या हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट बात कर लें हम 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स अफेक्ट ऑर्गेनिज्म एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स स्पेशली ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना, हमें यूज बताना है पेस्टिसाइड्स के जो प्रोटेक्ट करता है हमारे क्रॉप्स को अफेक्ट करने में एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स, स्पेशली ह्यूमन बींग्स के लिए हम बात कर लें। नेम द फिनोमिना इन्वॉल्व एंड एक्सप्लेन हाउ डज इट हैपन। आप जानते हो कि जो फिनोमिना होती है इसको हम बोलते हैं क्या, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। होता क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स जिसको हम बोलते हैं, या अदर टॉक्सिक सब्सटेंस जो भी हमारे क्या होते हैं हायर ट्रॉपिक लेवल में जो हमारा चलता है फूड चेन के थ्रू, और ये हमारे क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं। जैसे ये एब्जॉर्प्शन बाई प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं पेस्टिसाइड्स को हमारे क्या कर लेते हैं, ये इंट्रोड्यूस्ड इन द इन्वायरमेंट एंड कैन बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, वो प्लांट के द्वारा ले लिए जाते हैं। या हम बात कर लें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में होते हैं वो ले लेते हैं। तो ये कंजप्शन हमारे क्या करते हैं, हर्बीवोर के द्वारा कंज्यूम कर लिए जाते हैं। हर्बीवोर कंज्यूम करता है प्लांट को और या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो भी कंटेन करते हैं ये पेस्टिसाइड्स को, ये टॉक्सिक सब्सटेंस लेने के कारण ये एक्यूमुलेट हो जाता है उनकी बॉडी में और ये ट्रांसफर हो जाता है किसको, हायर ट्रॉपिक लेवल पे। हायर ट्रॉपिक लेवल पे, अदर ट्रॉपिक लेवल पे हम बात कर लें, जो भी प्रेडेटर्स होते हैं जो कंज्यूम करते हैं हर्बीवोर को, ये पेस्टिसाइड्स क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन उनकी बॉडी में क्या करता है, आ जाता है। तो
इस प्रोसेस को ये कंटिन्यू होता रहता है और ये फूड चेन में हमारा क्या करता रहता है, डिस्टर्ब करता रहता है। तो एक्यूमुलेशन सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का कहाँ होता है, हायर ट्रॉपिक लेवल में होता है। इसका रीजन भी यही है कि पहली हमारा प्राइमरी करता है, फिर इसके बाद हम बात कर लेंगे एक हर्बीवोर इसको कंज्यूम करते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा होता है कि ट्रॉपिक लेवल में जो हाईएस्ट ऊपर की तरफ होता है वो क्या करता है, इसको एक्यूमुलेट करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट यहाँ डिस्टर्बेंस किसका होता है, हायर ट्रॉपिक लेवल में होता है। तो आपसे पूछा यही था, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था, आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आगे बात कर लें हम, यहाँ पे इसके इफेक्ट की बात कर रहा है, इफेक्ट ऑन ह्यूमंस हम बात कर लें, ह्यूमन बींग्स में हम बात कर लेंगे। अपेक्स कंज्यूमर इन द मोस्ट, जब भी होता है ये टॉप पे ही प्रायोरिटी होती है। हर्बीवोर कार्निवोर वो ही होते हैं और ये कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को भी। तो जब भी ये करते हैं पॉइजनस केमिकल्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ये केमिकल्स कंसंट्रेशन हमारे क्या करते हैं, फूड को हार्मफुल बना देते हैं, जो कि कैंसर को हमारा बढ़ाता है। और यहाँ पे बात कर लेंगे न्यूरोलॉजिकल डैमेज जो होते हैं उसको बढ़ाता है। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर भी इसी के कारण हमारा होता है। तो ह्यूमंस में हमारा ये बैडली इफेक्ट करता है। कौन, बायोमैग्निफिकेशन की बात करते हैं। तो राइज इन कंसंट्रेशन लेवल ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, जिसके कारण हमारे क्या होते हैं, ट्रॉपिक लेवल अलग अलग क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। और ह्यूमन बॉडी और इकोसिस्टम भी हमारे क्या होते हैं, साथ ही साथ डिस्टर्ब होते हैं। तो आपको कैंसर का, न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस का और इसी तरीके रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर भी हमारे मेनली होते हैं। आप ये ध्यान रखिए और सारी बातें आप क्या कर सकते हैं, अपने से लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बात कर लें हम, यहां आपसे बोल रहा है कि 34 to 36 नंबर क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 5 नंबर के। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। आपसे कह रहा है कि गिव रीजन व्हाई कार्बन कैन नीदर फॉर्म C4 प्लस और C4 माइनस आयन बट फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। आप जानते हैं कि कार्बन जो होता है आउटर मोस्ट में कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और KLMN इसको सेल में अगर ब्रेक करते हैं तो 2 और 4 होता है। तो C4 प्लस होता है कैटायन। यहाँ पे हम बात कर लेंगे कार्बन को लूज करने के लिए अपने सारे वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे, दे देने पड़ेंगे। और एनर्जी रिक्वायरमेंट में जो भी हम बात कर लेंगे, रिमूव करता है इलेक्ट्रॉन। कार्बन रिलेटिवली क्या होता है, कंपैरेटिवली इसकी हाई होती है। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, रिमूव करने की टेंडेंसी हमारी हाई होती है और जब रिमूव कर देंगे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, जिसके कारण ये C4 प्लस हमारा बना लेगा। डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या करेगा, C4 प्लस बनाएगा, जनरली नहीं बनाएगा, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कार्बन के पास यहां पे एबिलिटी क्या होती है, अट्रैक्ट करने की आयन को एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। इस कारण से ये C4 प्लस हमारा क्या करता है, नहीं बनाता है। और इसी तरीके बात कर लेंगे कि ये इजिली इलेक्ट्रॉन C4 माइनस को भी नहीं बनाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है चारों इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। ये कि अनफेवरेबल कंडीशन है। अगर यहाँ पे ऐसी कंडीशंस हो रही है तो यहाँ पे हमारा क्या होगी, अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी और प्रॉब्लम क्या होंगे, ज्यादा क्रिएट होंगे। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कैन शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम्स। जैसे बात कर लेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ करता है और इसके बाद क्या कर लेता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। तो बेसिक बातें आपको समझ में आई कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ये क्या करेगा, सारी की सारी एनर्जी दे देनी पड़ेगी, जो कि हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ये डिफिकल्ट सिचुएशन है। ज्यादा से ज्यादा मैं जानता हूं कि एबिलिटी किसकी होती है, कार्बन की अट्रैक्ट करने की होती है इलेक्ट्रॉन की, ना कि हमारी देने की। पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है। इसी तरीके ये कभी भी ले भी नहीं सकता है क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो कि जल्दी मिल नहीं पाती है। इस कारण से ये फॉर्म करता नहीं है। तो आपको बेसिक बातें बता दी गई कि क्यों नहीं करता है दोनों चीजें। आगे चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें ये पहला पार्ट था। कौन सा पार्ट था, पहला। इसी तरीके दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम बात कर लें, 3 पार्ट इसके बनाए गए हैं। कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट ये करा है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। आपसे बोल रहा है होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हमारा क्या होता है और राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। एक बात समझ लीजिए, होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या, कार्बन कंपाउंड जो सीरीज में हमारे चलते रहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और उसमें हमेशा कितने का सिमिलर जनरल फार्मूला होता है और उनके बीच के स्ट्रक्चर्स में हमेशा कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। कितने का होता है, CH2 का, जिसे को हम बोलते हैं मिथाइलिन। क्या बोलते हैं, मिथाइलिन। जनरली अगर मैं बात कर लूं
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज जो होती है हमारी, जनरल फार्मूला हमारा क्या होता है, कंपाउंड होमोलोगस सीरीज को तभी फॉर्म करेगा जब ये क्या करेगा, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। एग्जांपल के लिए अगर हम बात कर लें एल्केन की, अगर हम बात कर लें CnH2n+2, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि CH4 बन रहा है, C2H6 बन रहा है, इसमें एक कार्बन का डिफरेंस और इसमें एक दो हाइड्रोजन का डिफरेंस। आगे इसी तरीके बात कर लें, एक कार्बन का डिफरेंस और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस, ऐसे ही हमारे डिफरेंस होते रहते हैं। एल्केन्स में अगर बात कर लें तो ठीक सेम बातें यहाँ पे होती हैं। CnH2n फार्मूला होता है, यहाँ पे एक कार्बन का डिफरेंस और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस, इसी तरीके आगे चलता रहेगा। एल्काइन में भी यही चीजें होती हैं, एल्कोहल में भी यही चीजें होती हैं। हर में हमारा क्या करता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होने के कारण ये होमोलोगस सीरीज जो फॉर्म करता है, इस कारण से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमारी क्या होती है, एक सेम होती है। और अगर मैं बात कर लूं कि फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे जैसे कार्बन इंक्लूड होता रहता है, इसमें स्लो ग्रोथ हमारे क्या होते रहते हैं, प्रॉपर्टी में होते रहते हैं, बट वो भी कैसे होते हैं, सिमिलर इफेक्ट के कारण होते हैं। हम जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच जितना ज्यादा बॉन्ड होगा वहां पे हमारे क्या होते हैं, ये बॉन्डिंग बढ़ने के कारण बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी हमारे क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। कि ग्रेजुअल चेंजेस जब भी हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड का, कि सी मान लीजिए कि यहाँ पे कितना है, C3CHO आता है आपका, हमेशा कितना आता है, CHO। तो आप ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड में अगर हम बात कर लें CH3CH और कितना हो गया, CHO हो गया, कितना हो गया, CHO। तो अगर आप बात कर लें यहाँ पे तो कितना हो गया कार्बन, CH2 होगा, यहाँ कितना होगा, CH2 होगा। तो यहाँ पे हम बात कर लें, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड, और यहाँ पे भी हमारा क्या कर रहा है, 4 बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे कार्बन की जब नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 होगा, तो इसको क्या बोल देंगे, CHO में सफिक्स कौन सा यूज करते हैं, अल यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, अल। 3 कार्बन है मतलब क्या हो गया, प्रोपेनल। क्या हो गया, प्रोपेनल। इसी तरीके अगर हम बात कर लें, इसी को एक बढ़ा दो तो कितना हो गया, CH3 CH2 और यहाँ कितना हो जाएगा, CHO। तो यहाँ जो बन रहा है अब क्या हो गया, यहाँ पे ब्यूटेनॉल हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 नंबरिंग इधर से ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जहां से स्टार्ट होता है नंबरिंग वहीं से करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 कार्बन मतलब कितना हो गया, ब्यूटेनॉल। क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। बेसिक बातें हमारे समझ में आ रही हैं कि प्रोपेनॉल क्या है, ब्यूटेनॉल क्या है, सब में चेंजेस क्या है। 2 चीजें आपसे पूछी थी। आपसे बात कर ले, 5 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें से आपको एक एल्डिहाइड ग्रुप का ये पूछा हुआ था, और साथ साथ इसके 3 पार्ट बांटे गए थे, जिसमें मैं दूसरा वाला पार्ट बात किया। ध्यान ये रखिएगा कि जब 5 नंबर के क्वेश्चन 3 पार्ट में बांटे जा रहे हैं, इट मींस वो 2 नंबर का 2 क्वेश्चन और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। आपको एक्सप्लेन भी उसी तरीके करना है, मैंने ज्यादा किया है, इट मींस आपको उतना ही लिखना है जो 2 नंबर का है उतने के हिसाब से। आप कहानी तब लिखेंगे जब आपसे 5 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। और 2024 के जितने भी पेपर बने हैं 5 नंबर के क्वेश्चन, उसमें 3-3 पार्ट आपको बांट के दिया गया है। मतलब मेहनत आपकी ज्यादा है, मेहनत आपकी क्या है, ज्यादा है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको अटेम्प्ट भी उसी हिसाब से करना है। आगे बात कर लें, यहां पे आपसे कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सेन। अब एक बात विशेष ध्यान रखिए, साइक्लोहेक्सेन जब बोले या मैं बात कर लूं बेंजीन को बोले, साइक्लोहेक्सेन तो हमारा यही होगा, C6H12 होगा। C6 क्या होगा, H12, मतलब CnH2n का फार्मूला क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और हम जानते हैं कि कार्बन हमारा क्या करेगा, कार्बन हमारा साइक्लिक चेन तो बनाएगा, कार्बन हमारा साइक्लिक चेन बनाएगा, और हर कार्बन के साथ हमारा कितना होगा, हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। हर कार्बन के साथ क्या जुड़े होंगे, 2-2 हाइड्रोजन। तो यही स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे भी कार्बन होगा, और यही स्ट्रक्चर आपको यहाँ बनाया गया है। क्लियरली आप देख पाए तो हर 1 2 3 4 5 6 और 2-2 हाइड्रोजन सबके साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। इसी को बोल रहे हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या बोल रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन। तो आप बना दीजिएगा इस स्ट्रक्चर को। और एक चीज और ध्यान रखिए, आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा बना के चलेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 2 से 3 फार्मूले का आप क्या कर लीजिए, बना लीजिए। C2H5 का बना लीजिए, CH3COOH का बना लीजिए। ये सब फार्मूले आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे बना लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपके एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। नेक्स्ट बात कर ले, अगर हम कह रहा है नेम द कमर्शियल इंपॉर्टेंट ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप ऑफ OH, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप जानते हैं कमर्शियल इंपॉर्टेंट हमारा कार्बन ग्रुप का क्या होता है, यहाँ पे एथेनॉल होता है। कौन सा होता है, एथेनॉल। एथेनॉल हमारा जो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है, C2H5OH। इसको और तरीके से आप लिख सकते हो कितना, CH3CH2OH। क्या लिख सकते हो, CH3CH2OH। जनरली एथेनॉल वाइडली यूज किया जाता है बेवरेज इंडस्ट्रीज में। बेवरेज इंडस्ट्रीज मतलब यहाँ पे एल्कोहल जो हमारे कंटेन करते हैं, सॉल्वेंट के रूप में हम करते हैं। और बेवरेज हमारे क्या, कोल्ड ड्रिंक की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। और इंडस्ट्रियल केमिकल के रूप में इनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके और वाले सेक्शन में बताया गया, ध्यान रखिएगा, ये और वाला सेक्शन है, और इसमें भी हमारे कई पार्ट कर दिए गए हैं, 3 पार्ट कर दिए गए हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात कर लेंगे इसका। कह रहा है
राइट केमिकल इक्वेशन टू शो द रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। आपको एथेनॉल का सोडियम के साथ पूछा है। देखो एथेनॉल का जब सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे C2H5ONa हमारा बनाएगा। यहां ध्यान रखिएगा C2H5ONa ही लिखा गया है, ये विशेष ध्यान रखिएगा, ये बगल में लिख दिया गया है क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग में प्रॉब्लम होती है। और क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। जब भी C2H5OH हमारा रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ तो ये हमारा क्या बनाएगा, C2H5ONa बना लेगा। और क्या बना लेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बना लेगा। इसी को बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम एथॉक्साइड बोलते हैं। और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। तो आपसे ये रिएक्शन पूछा गया है पहला। दूसरा बात कर लेंगे, इसमें पूछा गया है, इसी में हमारे कई पार्ट है। दूसरा पूछा गया है इसमें कि एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्शन करवाएंगे एथेनॉल का तब क्या होगा। तो जब एक्सेस हम से यहाँ पे H2SO4 से करवाएंगे तो ये बन जाएगा एथीन। क्या बन जाएगा, एथीन। और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, वाटर के कंपाउंड्स हमारे बन जाएंगे। वाटर के क्या हो जाएंगे, कंपाउंड्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन यहाँ पे होता है और डिहाइड्रेशन होते समय हमारा क्या बनता है, एथीन बनता है। और क्या बनता है, वाटर बनता है। तो आपसे यही पूछा गया है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में हमारा क्या होगा। तो यहाँ डिहाइड्रेशन होता है और एथीन और वाटर हमारे क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, यहाँ पे जो पूछा है एथेनोइक एसिड जो भी प्रेजेंट होता है हमारा एसिड में एज ए कैटलिस्ट के रूप में। तो आप जानते हो कि एथेनोइक एसिड्स अगर हम बात कर लें, जब एथेनोइक एसिड्स की हम बात कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, C2H5OH जब हमारा रिएक्ट करेगा एथेनोइक एसिड से जिसको बोलते हैं CH3COOH की हम बात कर लें तो ये हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे CH3COO C2H5 हमारा बन जाता है। और क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। क्या बन जाता है, H2O। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट हमारा क्या होता है, H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4। यहाँ पे हमारे टाइपिंग में क्या हो गई है, मिस्टेक हो गई है, बट ये रिएक्शन आपको सही लिखा गया है कि C2H5OH अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ C2H5 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखो C2H5 प्लस में और OH माइनस में हमारे क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ पे CH3COO माइनस में हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और H प्लस में तो ये वाला माइनस इस वाले प्लस के साथ जुड़ जाता है, CH3CO C2H5 बना लेता है और OH माइनस H प्लस के साथ जुड़ता है, क्या बना लेता है, वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो एथेनॉल जब एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यही क्या होता है, इथाइल एसीटेट बना लेता है। और क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। आपसे यही पूछा था, आपको यही क्या करने थे, आंसर का जवाब देना था। इसके 3 फॉर्म आपको दिए गए थे जहां तक मैं देख पा रहा हूं पेपर में आपको 3 ही ये पैटर्न बनाए गए हैं। चौथा भी है, चौथा भी पूछ रखा है, एसिडिफाइड हमसे बोल रखा है, क्या डाइक्रोमेट से बात किया है। चौथा पार्ट भी इसका है। तो चौथा पार्ट आपका क्या है, कह रहा है कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट जब भी बोल दिया तो आप ध्यान रखो K2Cr2O7 होता है। K2Cr2O7 ये हमारा फार्मूला होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जनरली मैंने पूरा ही डाल दिया है। जनरली आपका रिएक्शन क्या होगा, C2H5OH हमारा क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में हम बात करेंगे नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, एथेनोइक एसिड और वाटर बनाता है। तो आपसे पूछा यह गया था कि हाँ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। इस प्रोसेस को भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। तो मान लो क्वेश्चन घुमा के अगर आपसे पूछता है ऑक्सीडेशन तो आप उसको भी क्या कर लोगे, बता दोगे कि ऑक्सीडेशन मीन्स हमारा क्या होता है। यहाँ पे कंट्रोल कंबशन की बात कर रहे हैं कि एथेनॉल जब हीट किया जाता है एल्केलाइन पोटेशियम के साथ तो यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन हम क्या करते हैं, एज एन हम कैटलिस्ट के रूप में इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। और यही ऑक्सीडाइड हो जाता है और क्या बन जाता है, यहाँ पे एथेनोइक एसिड्स बन जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एथेनॉल जिसको हम बोल रहे हैं इथाइल अल्कोहल नेसेंट ऑक्सीजन के साथ हमारा यूज किया जाता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमारा काम करता है। और इनकी प्रेजेंस में ये क्या बन जाता है, एथेनोइक एसिड्स बन जाता है। और बात कर लेंगे वाटर बन जाता है। तो ये रिएक्शंस आपसे 4 पूछे गए थे, ध्यान रखिएगा। चारों रिएक्शन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे क्या है, बेसिक था जो C2H5OH के लिए हमारा क्या किया गया, पूछा गया एथेनॉल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 35 का। 35 में हमसे पूछ रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल। तो एनिमल इधर लिखा गया है, प्लांट यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कि हार्मोन्स हमारे क्या करते हैं, यहाँ एनिमल ही रहेगा। हार्मोन्स आर टिपिकली स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोटीन हमारे क्या करते हैं, बनते हैं इनसे। हार्मोन्स आर ऑफन स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे। और इनको हम बोलते हैं क्या, फाइटो हार्मोन बोलते हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं।
हार्मोनल रेगुलेशंस हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म और इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट ग्लैंड्स और हार्मोन्स। कई तरह के ग्लैंड्स और हार्मोन से क्या होते हैं, ये पास होते हैं जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे एनिमल में बात कर लें। लेकिन यहाँ पे हार्मोनल रेगुलेशन जो होता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारा क्या करता है, फॉलो करता है। जनरली यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह जो होता है वो मदद करता है। जिधर की तरफ लाइट आती है उसके पीछे की तरफ हमारे हार्मोन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, साइटोकाइनिन ऐसे होता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। तो ऐसे हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे अलग अलग हमारे हार्मोन्स होते हैं जो कि डेवलप करने में हमारे क्या करते हैं, मदद करते हैं। हार्मोन्स आर प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स। अलग अलग ग्लैंड्स का अलग अलग काम होता है। जैसे थायराइड ग्लैंड का थायरोक्सिन हमारा हार्मोन होता है, वो रिलीज करता है। तो यहाँ पे हार्मोन्स हमारा क्या होता है, सिंथेसाइज्ड होता है वेरियस टिश्यूज में, और हम बात कर लेंगे ऑर्गन में। टिश्यूज और ऑर्गन में होता है, और यहाँ क्या होता है, स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन यहाँ क्या होते हैं, ये वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जिसको हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू हमारे क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ये आपको क्या है, ये आपको डिफरेंट बताया गया था, जो कि हमारा इसी 35 नंबर सेक्शन का क्या था, पार्ट था। 35 नंबर क्वेश्चन में भी हमारे 3 पार्ट बताए गए हैं। इसका ये पहला पार्ट था। कौन सा पार्ट था, पहला। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, और तीनों पार्ट मिलाकर हमारे कितने नंबर के पूछे गए हैं, 5 नंबर के पूछे गए हैं। कह रहा है व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पांसिबल फॉर इंटेलिजेंस। देखो इंटेलिजेंस के लिए हमारा सेरिब्रम रिस्पांसिबल होता है। राइडिंग बाइसिकल्स के लिए हमारा सेरिबेलम, इसी में जाकर हमारा क्या हो जाता है, एक बार स्टोर हो जाता है तो हमें क्या होती है, प्रोसेस हमें समझ में आ जाती है। वोमिटिंग जो होती है ये मेडुला ओब्लंगेटा के थ्रू हमारा कंट्रोल होता है, और कंट्रोलिंग हंगर जो होता है ये हाइपोथैलेमस के थ्रू हमारा कंट्रोल होता है। तो ये बेसिक बातें आपसे डायरेक्ट ना पूछ के आपसे फंक्शन पूछ रखा है, पार्ट की बात किया, उल्टा पूछ दिया। ध्यान रखना कि इंटेलिजेंस सेरिब्रम हमारा मेन पार्ट होता है, राइडिंग बाइसिकल्स के लिए सेरिबेलम, और हम बात करेंगे वोमिटिंग के लिए मेडुला ओब्लंगेटा, और कंट्रोलिंग हंगर कौन सा होता है, यहां हाइपोथैलेमस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहां पे कह रहा है हाउ इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरीज। देखिए एक बात हम जानते हैं कि जो हार्ड स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या होता है, स्कल होता है, और वर्टिब्रेटल हमारे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। सॉफ्ट टिश्यू जैसे बात कर लेंगे मेनिंग्स होता है हमारा, और हम बात कर लेंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स हमारे होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। एंड रिफ्लेक्सेस वर्क्स जो भी हमारे क्या होते हैं टुगेदर, ये क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं रिस्क ऑफ मैकेनिकल इंजरीज को। तो मीनिंग्स हमारे होते क्या है, मीनिंग्स हमारे क्या होते हैं, हम बात कर लेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ हमारे होते हैं जो 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स में हमारे क्या होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, मीनिंग्स बोलते हैं। और इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं कि जो सेरिब्रो स्पाइनल हमारे फ्लूइड्स होता है, ये भी हमारा क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरीज के थ्रू, क्योंकि हमारा ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के हमारे सस्पेंडेड जो पार्ट होते हैं वो फ्लूइड के ही द्वारा जो शॉक को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये मेन इसका काम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का। तो मेनली प्रोटेक्ट क्यों हो पाते हैं, मेनिंग्स के कारण हो पाते हैं, क्योंकि 3 लेयर होती है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स होते हैं जो कि शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो मैकेनिकल इंजरीज हमारी क्या होती है, कंपैरेटिवली कम होती है। और स्कल जो होता है इसी को हम बोलते हैं कार्नियम, ये ब्रेन को हमारे क्या करता है, केस प्रदान करता है या देता है। बोनी स्ट्रक्चर हमारा होता है जो प्रोवाइड करता है रिजिड एंड प्रोटेक्टिव बैरियर हमारा करता है, जिस कारण से हमारे ब्रेन क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। और एक होता है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम को भी हम बोलते हैं स्पाइन। क्या बोलते हैं, स्पाइन। ये क्या करता है, सीरीज ऑफ वर्टिब्रेट जो कि हमारा क्या करता है, जो एक के स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ हमारा बैलेंस करने का काम क्या करता है, यही करता है। इस कारण से वर्टिब्रल कॉलम, स्कल, और हम बात कर लें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स और मेनिंग्स, ये सारी चीजें हमारी मिलकर क्या करती हैं, इसको मैकेनिकल इंजरीज से हमारे क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। और रिफ्लेक्सेस वर्क में हमारे क्या करती हैं, तुरंत एक्शन करती हैं, जिस कारण से हमें कम से कम समय लगता है, और मैकेनिकल इंजरीज भी हमारी क्या होती है, कम होती है। आपसे यही चीज यहां बताया गया। देखिएगा एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको अभी बताया गया कि मेडुला ओब्लंगेटा होता है, मेडुला ओब्लंगेटा यही हमारा रिस्पांसिबल होता है वोमिट की कंडीशंस में। हमारे 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, और हम बात कर लेंगे इसी तरीके मिड ब्रेन होता है, और इसी तरीके हमारा क्या होता है, हैंड ब्रेन होता है। तो आप जानते हो कि यहाँ पे फोर ब्रेन में ही हमारे क्या होते हैं, सेरिब्रम होते हैं। क्या होते हैं, सेरिब्रम होते हैं।
और इसी को देखो कार्नियम बोलते हैं, स्कल को, जो हमारा मेन पार्ट कर रहा है प्रोटेक्ट करने का। यहाँ पे अगर हम बात कर लें, आपसे एसी की बात किया था, मेनिंग्स, मेनिंग्स हमारा ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है, बेसिक समझ लीजिए। आउटर मोस्ट पे हमारा मेनिंग्स होता है जो कि क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस हमारा ये ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसी को बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारा क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारा कंट्रोल करने का काम करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड मेनली जो अदर हार्मोन्स होते हैं उनको बैलेंस करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ये पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा और सेरिबेलम जो हम बात कर रहे थे, ये हिंड ब्रेन का हमारा क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे क्या होते हैं, ये मेन पार्ट मिड ब्रेन का हमारा क्या होता है, लास्ट वाला पार्ट हमारा क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो आपको ये बेसिक बातें क्या हो रही है, समझ में आ रही है। फिगर बनाने आपको आना चाहिए। ये डाला इसलिए गया है, पूछा नहीं पेपर में, मैंने डाला इसलिए थोड़ा सा इसका पार्ट आप ध्यान रखेंगे, इसके फंक्शन ध्यान रखेंगे और इसका फिगर ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट आर द ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है आप जानते हैं, और हमें एग्जाम्पल बताना है, एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ और प्रमोट सेल डिवीजन। देखो जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है और सेल डिवीजन को प्रमोट करता है उसको भी बताना है। देखिए हम जानते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होते हैं, डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ रिस्पॉन्सेस ऑफ प्लांट्स इन द रिस्पॉन्स ऑफ एनवायरमेंट स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। मूवमेंट अकर होता है क्योंकि हम जानते हैं कि अनइवन क्या होता है, ग्रोथ होता है सेल का प्लांट में, हमारा क्या करता है, ये स्टिमुली के द्वारा ही होता है। जैसे हम बात कर लें लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, टच हो गया, तो इसके द्वारा ही हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शनल हमारे क्या होते हैं, ग्रोथ होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, ग्रोथ होते रहते हैं। इधर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ये उसकी तरफ भी हो सकते हैं और उससे दूर भी हो सकते हैं। एक होता है फोटोट्रॉपिज्म होता है, एक होता है ग्रेविट्रोपिज्म होता है, एक होता है थिग्मोट्रोपिज्म होता है। ग्रोथ हमारा जब लाइट की तरफ होता है तो इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म। ग्रोथ जब रिस्पांस ऑफ ग्रेविटी की तरफ होता है, जैसे रूट हो गया तो वो क्या हो गया, ग्रेविट्रोपिज्म हो गया। थिग्मोट्रोपिज्म हम बोलते हैं जब ये रिस्पांस टू टच के लिए करता है। जैसे कि हम बात कर लें कि टेंडल्स ऑफ क्लाइंबिंग प्लांट्स, आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है टेंडल्स ऑफ क्लाइंबिंग प्लांट के लिए, तो क्यों होता है, ये भी रीजन आपसे क्या किया गया, पूछा गया है। और ये सर हम जानते हैं, जैसे आप मटर के ही में देख लीजिए, मटर के पौधे हमारे क्या कर लेते हैं, ये चारों तरफ किसी के सर्कुलेट हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, टेंडल्स हमारे डेवलप होती है क्लाइंबिंग प्लांट के थ्रू, तो करली हमारे क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसी की बात कर रहा है। तो थिग्मोट्रोपिज्म में उसमें मदद करता है टच करने में, रिस्पांस टू टच होता है। ग्रेविट्रोपिज्म हमारा क्या, यहाँ पे हम बात कर लेंगे ग्रेविटी के थ्रू। रूट्स हमारा जो होता है वो पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म होता है, लेकिन अगर मैं बात कर लूं जो स्टेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिवली हमारे क्या होते हैं, ग्रेविट्रोपिज्म होते हैं। रूट्स हमारे साथ अंदर की ही तरफ जाता है, ग्रेविटी की तरफ, स्टेम्स ऊपर की तरफ जाते हैं, इस कारण से इसको ऐसा बोला गया है। इसी तरीके फोटोट्रोपिज्म में भी हमारे क्या होता है, प्लांट हमारे क्या हो सकते हैं, टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट की तरफ अगर हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, अदरवाइज हमारा क्या होगा, निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। आपसे पूछा यही है कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स आपने बता दिया, टॉपिक मूवमेंट्स आपके क्या होते हैं, एग्जांपल्स हमें बताना है हार्मोन्स का, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं उसको भी। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो कह रहा है इनहिबिट ग्रोथ के लिए हमसे बात कर रहा है। तो एसिड जो होता है प्लांट हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, इसमें ऑलरेडी ग्रोथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इनहिबिट ग्रोथ होता है। असाइटोकिनिन की बात कर लें तो यही हमारा क्या करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। आपसे यही चीज पूछा था, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो आपको कुछ देर पहले हमने बताया था, एग्जांपल में बताया था। यहां पे पूछ रहा है डायरेक्शनल मूवमेंट हमारा टेंडल ऑफ पी प्लांट की बात कर रहा है इन रिस्पांस टू टच। जब भी इन रिस्पांस टू टच की बात कर रहा है इसी को बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म। ये ट्रॉपिक मूवमेंट में हम बात कर लेंगे जहां प्लांट ग्रो करता है और ये मैकेनिकल स्टिमुली हमारा क्या करता है, उसके प्रति हमारा क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है ना। मतलब मैकेनिकल स्टिमुली का मतलब क्या, यहाँ पे ग्रो करने में जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसी की बात कर रहे हैं। सच एज टच और कांटेक्ट, यही हमारा क्या है, जब टच कर रहे हैं या कांटेक्ट कर रहे हैं इसी को हम बोल रहे हैं कि हम मैकेनिकल स्टिमुली बोल रहे हैं, या हम बोल रहे हैं टच करने या कांटेक्ट करने कर रहे हैं विद एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इस डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ टेंडल इन पी प्लांट इन रिस्पांस टू टच, जब भी टच करते हैं तो ऐसा हमारा काम होता है। प्रोसेस अगर हम बात कर लें, आपसे यहाँ पे जो भी पूछा है हार्मोन के लिए बात किया है और क्या पूछा है, प्रोसेस पूछा है। तो हार्मोन तो आपको बता दिया। यहाँ पे हम बात कर लें इनिशियल ग्रोथ की बात कर लें, किसी बात कर लें इनिशियल ग्रोथ की। इनिशियल ग्रोथ क्या होता है, पी प्लांट जो होता है टेंडल का, ये स्पाइरल मैनर में हमारा ग्रो करता है, और जब ये इनकाउंटर होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे हम बात कर लें ट्रेलिस की बात कर लें या किसी अदर प्लांट की बात कर लें, तो सेल्स ऑफ द साइड हमारे क्या होते हैं टेंडल के,
ये टच होते हैं किसी और ऑब्जेक्ट से डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है ना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेल में अपोजिट साइड पे हमारे क्या होते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं, जिस कारण से हमारा इनिशियल ग्रोथ क्या होता है। और इसके बाद अनइक्वल ग्रोथ हम बात कर लें, पहले तो इनिशियल ग्रोथ होता है, अनइक्वल ग्रोथ, फिर क्या होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। तो अनइक्वल ग्रोथ में जब सेल ऑफ साइड हम बात कर लें टेंडिल, ये कांटेक्ट में आते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो ये क्या होने लगते हैं, ये ग्रो होने लगते हैं स्लोअर पैटर्न के हिसाब से, स्लोअर धीरे धीरे हमारे क्या होते हैं, स्लोली ये सेल के चारों तरफ हमारे क्या होने लगेंगे, ग्रो होने लगेंगे और कर्ल फॉर्म करने लगेंगे किसी ऑब्जेक्ट की तरह। और ये हेल्प करते हैं प्लांट को कि प्लांट हमारा क्या हो पाए, वो स्ट्रक्चर पे हमारा क्या हो पाए, उस पर्टिकुलर प्लांट के स्ट्रक्चर पे सपोर्ट कर पाए। तीसरा है हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, टेंडिल मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इट हैज कम इनटू कांटेक्ट विथ, एंड यहां पे हम बात कर लेंगे जिसके कांटेक्ट में आता है उसी के चारों तरफ हमारा क्या हो जाता है, ये रैप अराउंड बोल रहा है। रैप अराउंड का मतलब चारों तरफ हमारा कर्ल हमारा बना लेता है। इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है जो कि उसको खड़े रहने में और उसको आगे बढ़ने में क्या करता है, मदद करता है। टू ग्रोथ ऑफ द प्लांट अपवर्ड्स और टू होल्ड ऑन टू नियर बाई स्ट्रक्चरल मेंबर। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि ये हमारा मेनली करता क्या है, कुछ इस तरीके से फिगर होता है। मेनली प्रोसेस आप ध्यान रखिएगा, इनिशियल ग्रोथ होता है, अनइक्वल ग्रोथ होता है और डायरेक्शनल हमारे क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो इसका फिगर हमारा दे रखा है, अगर आप देखना चाहें तो देखिए ये कुछ फिगर हमारा है, कुछ इस तरीके से रहेगा। पहले हमारा क्या होता है, ये वीक स्टैंड हमारे होते हैं, इसी पे हमारा क्या होता है, टेंडिल ऑफ पी प्लांट हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, किसी के सपोर्ट, ऑब्जेक्ट के सपोर्ट के कारण ये क्या हो रहा है, इस पे ग्रोथ हो रहा है। तो यही कर्ल फॉर्म में हमारा क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है, इसी को बोलते हैं टेंडिल ऑफ पी प्लांट। मेन हार्मोन अगर रेगुलेटिंग थिग्मोट्रॉपिज्म की बात कर ले तो ये कौन होता है, ऑक्सिन होता है। ऑक्सिन ही हमारा मेन काम करता है यहाँ पे क्या करने में, इसके ग्रो करने में। ऑक्सिन आर द प्लांट हार्मोन, ये हमारा क्या करता है, रेगुलेट करता है सेल के एलोंगेशन में, सेल के ग्रोथ में हमारा क्या करता है, मदद करता है। इन केस ऑफ थिग्मोट्रॉपिज्म ऑक्सिन हमारा एक्यूमुलेट होता है मोर ऑन द साइड ऑफ द टेंडिल अपोजिट। जब भी हम बात कर लेंगे अपोजिट साइड पे हमारा क्या होता है, ये डेवलप होता रहता है, जहां पे हम टच कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। कॉजिंग दोज सेल्स elongated more than the cells on the touched side, जहां टच कर रहा है उसके अपोजिट साइड पे हमारा क्या होता है, elongation, इसी की वजह से क्या होता है, ज्यादा होता है और इसी की वजह से वो क्या कर लेता है, कर्ल फॉर्म कर लेता है। द डिफरेंशियल ग्रोथ रिजल्ट्स इन द टेंडिल कर्लिंग अराउंड द ऑब्जेक्ट, इसी कारण हमारा क्या होता है, डिफरेंशियल जो ग्रोथ होता है ये क्या कर लेता है, कर्ल फॉर्म कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा जिधर हम टच करता है उसके जस्ट अपोजिट साइड अगर हम बात कर लें हमारा क्या होता है, कर्ल फॉर्म, हमारा elongation ज्यादा होता है जिसके कारण हमारा कर्ल फॉर्म कर लेता है, ठीक है ना। तो यही बता रहा है, मेन हार्मोन हमारा ऑक्सिन हो गया, ये बता दिया गया। प्रोसेस जो हो गया वो आपको बता दिया गया कि यहाँ पे इसको हम थिग्मोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। आपको ये बता दिया गया कि इनिशियल ग्रोथ होता है, अनइक्वल ग्रोथ होता है और क्या होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ये तीन स्टेप में हमारे क्या होते हैं, यहाँ टेंडिल ऑफ पी प्लांट्स हमारे क्या करते हैं, मूव करते हैं। चलते हैं आगे। यही क्वेश्चन आपको 2.5 नंबर का पूछा था, 2 सेक्शन थे आपके, एक तो पीछे वाला सेक्शन और ये एक वाला सेक्शन। अब आगे बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछ दिया। देखिए लेंस में अभी तक क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट पूछे गए थे, बट ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अलग है। आपसे कह रहा है अपर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। हमने अपर हाफ को क्या कर दिया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया है। ड्रॉ रे डायग्राम, हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है, ये ऑलरेडी ड्रॉ नहीं किया होगा, आपको ड्रॉ करना है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2f, यहाँ पे कहा होगा ऑब्जेक्ट 2f पे है। फ्रॉम सच ए लेंस मेंशन द पोजीशन, नेचर एंड द इमेज फॉर्म्ड, हमें ये भी बताना है कौन सा होगा। और साथ ही साथ इट स्टेट द ऑब्जर्वेबल डिफरेंस इन द इमेज ऑफ 10, हमें जो इमेज मिलेगा उसको भी हमें क्या करना है, बताना है। इफ द लेंस इज अनकवर्ड, अनकवर्ड करेंगे तो क्या हमारा चेंज जाएगा, ठीक है ना। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। देखिए एक बात समझिए, जब हम बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट 2f पे हमारा है, तो 2f पे होने का मतलब अगर मैं बात कर लूं कि ऑप्टिकल हमारे सेंटर से जाएगा तो उसी डायरेक्शन में हमारा आगे बढ़ जाता है। और अगर मैं बात कर लूं कि ये फोकस से होकर अगर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट पे हमारा मिलेगा। लेकिन इन दोनों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, ये जस्ट हमारे 2f पे हमारे क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, मतलब इमेज कहाँ बनेगा, यही बनेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा आपसे कह रहा है जब कवर कर दिया हमने तब क्या हो गया, कवर करने के बाद भी हम बात कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारे क्या करेंगे, यहाँ पे तो अब आएगा नहीं रे कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। ऊपर कवर किया गया है तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जा रहा है तब
भी हम 2f से होकर जाएगा और कंडीशंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। फोकस से होकर जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और उसके जस्ट पहले जाएगा तो ऑब्लिकली हमारा 2f पे ही बनेगा। कहां बनेगा? 2f पे। तो ध्यान ये रखिएगा, दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या बनेगा? 2f पे। जनरल कंडीशन में भी यही है, दोनों में से कोई एक भी बना सकते हो आप। यहां आपको बता भी रखा है कि डायग्राम में से कोई भी हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला भी बना सकते हैं, नीचे वाला भी। दोनों की कंडीशन क्या है? सेम साइज का बनेगा, 2f पे ही बनेगा, और कैसा होगा? रियल होगा। और हम बात कर ले कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा? इन्वर्टेड। तो यहाँ पे बोल रहा है अपर हाफ ऑफ द लेंस जब कवर कर रहे हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारा कैसा है? 2f पे है, अदर साइड ऑफ द लेंस। और नेचर कैसा है हमारा? रियल है और इन्वर्टेड है, क्योंकि इस साइड पे बन रहा है, उल्टा इमेज हमारा बन रहा है। इसी तरीके बात कर ले ऑब्जर्वेबल डिफरेंस, हम बात कर लेंगे इमेज में। इफ द लेंस इज अनकवर्ड, ब्राइटनेस हमारी क्या हो जाएगी? इमेज की हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ब्राइटनेस यहाँ पे हमारी जनरली जब जनरल कंडीशन होती है तो ब्राइटनेस हमारी क्या होती है? कम होती है। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ अनकवर्ड करेंगे इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। रीजन मोर नंबर ऑफ रेज विल पास, जिसके कारण हमारा क्या होता है? इमेज हमारा जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है? ज्यादा ब्राइट बनता है, मतलब ज्यादा क्लियर बनता है। ठीक है ना, यही बात आपसे यहाँ पे किया था, आगे बात कर लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। हमसे बोल रखा है u जो है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में ही होगा। कह रहा है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्केव लेंसेस, कॉन्केव लेंस की बात कर रहा है, कॉन्केव लेंस की बात कर रहा है। ये इधर की तरफ किधर रखा गया है? 30 सेंटीमीटर पे रखा गया। किधर रखा गया? ये जो डिस्टेंस दे रखी है ऑप्टिकल सेंटर से कितना है? 30 सेंटीमीटर है। कह रहा है कॉन्केव लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। आप जानते हो कि जब भी फोकल लेंथ की हम बात करते हैं ये क्या होता है? डाइवर्ज हो जाता है, और ये पीछे की तरफ हमारा फॉर्म होगा, तो ये 15 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? ये दे रखा है f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा? -15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है यूज द लेंस फार्मूला डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। देखिए आप एक बात जानते हैं, एफ भी आपको कितना दे रखा है? -15 सेंटीमीटर दे रखा है। आपसे पूछ क्या रहा है? वी पूछ रहा है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है लेंस के लिए। फॉर लेंस के लिए हम बात कर लें, लेंस के लिए यही होता है फॉर्मूला। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपसे 1/v पूछ रहा है, तो 1/f प्लस कितना हो जाएगा? 1/u हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे 1/v इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? एफ की वैल्यू दे रखी है -15, और u की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे रखा है -30। कितना दे रखा है? -30। यहाँ बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? -1/15 -1/30 -1/30। एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा, 15 2 जा 30 और 30 1 जा 30, तो कितना हो जाएगा? -3/30 इक्वल टू कितना? 1/v। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, 3 1 जा 3 3 10 जा 30, तो ये हो जाएगा -1/10। इसी को सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, एक तो हमारा ये हो गया। दूसरी बात अगर हम कर लें कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा तो उसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेज कहाँ कट कर रही है? यहीं आसपास कट कर रही है, जो प्रिंसिपल फोकस के हमारे किधर है? प्रिंसिपल फोकस के हमारे अंदर है। तो ये 10 सेंटीमीटर के आसपास हमारा कहीं आएगा। यही आपको क्या किया था? पूछा गया था। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, यहाँ पे आपसे कह रहा है 37 से 39 नंबर क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमारा बेस्ड ऑन द क्वेश्चन विद 2 to 3 शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं और उसके सब पार्ट्स दे रखे हैं। इंटरनल चॉइसेस आपके हिसाब से हैं, तो चलिए देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है साल्ट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। साल्ट्स हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोडियम क्लोराइड विच इज नोन एज कॉमन सॉल्ट यूज्ड ऑलमोस्ट इन एवरी किचन, किचन में हम इसका यूज करते हैं। बेकिंग सोडा इज आल्सो यूज्ड सॉल्ट फास्टर कुकिंग, बेकिंग सोडा का भी यूज हम करते हैं फास्टर कुकिंग के लिए, एज वेल एज बेकिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं। द फैमिली ऑफ सॉल्ट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट देम। तो ये तो हमें कहानी बता रखा था, इससे कोई मतलब नहीं है। पहली चीज बोला आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस फॉर्म सोडियम क्लोराइड। देखिए एक बात जानते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब भी मिलता है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये हमारा बनाता है न्यूट्रल सॉल्ट। ये क्या बनाता है? न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है, जिसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट।
जैसे हम कंपाउंड में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सीरीज में हम इंटर करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, मेथेन एथेन में कन्वर्ट होता है, फिर प्रोपेन में कन्वर्ट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी हमारी धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेंगी। जैसे जैसे कार्बन की बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी वैसे ऐसे इन प्रॉपर्टी में चेंजेस आते जाएंगे। बट ये बात ध्यान रहे कि ये जो भी चेंजेस आएंगे कैसे होंगे, सिमिलर चेंजेस होंगे। कैसे होंगे, सिमिलर चेंजेस। इसी कारण से आपको ये बात बताई जा रही है। नेक्स्ट अगर बात कर लें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, आपको यही चीज बता रहा हूं तब से कि ये लगभग सेम फंक्शनल ग्रुप के अगर हमारे हैं और इनकी प्रॉपर्टीज हमारी लगभग क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। किसकी बात कर रहे हैं, होमोलोगस सीरीज की बात करें। किसकी बात करें, होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे हैं। और ये डिफरेंस इन साइज और स्ट्रक्चर में लगभग हम बात करते हैं क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्या होता रहता है, CH2 का डिफरेंस होता रहता है। मतलब 14 ग्राम ये हमेशा क्या होते रहते हैं, चेंज हो रहते हैं। 14 क्यों, क्योंकि कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 2 × 1 मतलब कितना हो गया, 14 ग्राम का हर बार क्या होता है, डिफरेंस आता रहता है। टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड, आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, प्रोपियोनिक एल्डिहाइड, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा यही हुआ C3H6O, और इसकी बात कर लेंगे ब्यूटेनॉल। जैसे कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, आप ऐसे लिखने में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो उससे हमारा कॉमन सॉल्ट बन रहा है और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो आपसे यही पूछा है कि सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है, तो आपने बता दिया, पहला आपका ऑप्शन हो चुका। नेक्स्ट बात कर ले, हमसे जो पूछा है, कह रहा है फाइंड द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन कैल्शियम सल्फेट। एक बात ध्यान रखिए, कैल्शियम सल्फेट में जब हम जानते हैं कि आयन में ब्रेक होता है तो कैल्शियम 2+ और सल्फेट 2- में हमारा क्या होता है, ब्रेक होता है। तो यहाँ पे जब 2+ की बात कर रहे हैं तो किस तरह बिहेव कर रहा है, एज ए कैटायन की तरह बिहेव कर रहा है। और जब एनायन की बात कर रहे हैं तो सल्फेट हमारा किस तरह, SO4 2- की तरह बिहेव कर रहा है। आपसे यही पूछा था कि हमारे क्या होगा कैटायन और एनायन, आपको बस यही बताना था। तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर हम बात कर लें, सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा की बात करें, सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा बोथ बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। क्योंकि हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड और वॉशिंग सोडा हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl की कॉमन सॉल्ट की बात करें, वॉशिंग सोडा की बात करें, सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में 10H2O होता है। क्या होता है, Na2CO3 10H2O। दोनों ही सोडियम के हमारे क्या है, फैमिली है। दोनों ही सोडियम की क्या है, फैमिली है, फैमिली ऑफ सॉल्ट है, जो कि सोडियम को हमारा क्या करता है, सोडियम को एज ए कैटायन के रूप में क्या करता है, यूज करता है। वॉशिंग सोडा जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, NaCl NH3 और H2O CO2 हमारा मिलता है, तब ये बनाता है सोडियम के बाइकार्बोनेट। क्या बनाता है, सोडियम के बाइकार्बोनेट। और यहाँ पे अमोनियम क्या बनाता है, क्लोराइड। जब सोडियम के बाइकार्बोनेट को फिर से हम हीट कराते हैं तो यहाँ बनता है सोडियम के कार्बोनेट। क्या बनता है, सोडियम के कार्बोनेट। अब जब सोडियम के कार्बोनेट बन गए तो सोडियम के कार्बोनेट को जब मैं हाइड्रेटेड फॉर्म में रखता हूँ तो ये बनता है हमारा क्या, ये बनता है सोडियम। यहाँ पे हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनता है Na2CO3 इंटू कितना बनता है, 10H2O। ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, यही होता है वॉशिंग सोडा। तो यही सोडियम के हमारे क्या बना रहा है, सोडियम के कार्बोनेट बना रहा है, ये सोडियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो यहाँ पे हम जानते हैं सेम फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो जस्टिफाई आपने कर दिया कि ये हमारा क्या कर रहा है, सोडियम आयन को ही दोनों ही हमारे क्या कर रहा है, एज कैटायन के रूप में क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, इसलिए हमारा सेम फैमिली के रूप में है। और यहाँ पे आपने रिएक्शन बना दिया कि कैसे ये बन रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, फुल नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ये केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन थे आपके। नेक्स्ट इसी में पूछा गया है आपसे और करके कि डिफाइन द टर्म पीएच स्केल। आप जानते हो पीएच का मतलब क्या है, पी मतलब होता है पोटेंस, पी मतलब क्या होता है, पोटेंस, पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर, पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर। और एच का मतलब क्या, H+ की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन आप H+ की जब हम बात कर रहे हैं तो इसी को बोल रहे हैं पीएच बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पीएच। और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन भी इसको बोलते हैं। तो लॉगरिथमिक स्केल्स यूज किया गया है मेजर करने के लिए एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन की हम बात कर लें। जनरली जब हम जानते हैं पीएच वैल्यू हमारी 0 to 7 होती है तो हमारा क्या होता है, 7 से पहले तो उसको बोल देंगे हम क्या, एसिडिक बोल देंगे। और 7 के बाद जब होती है 7.1 to 14 तो ये होता है बेसिसिटी हमारी ज्यादा होती है। और जब 7 पे होता है ये हमारा क्या करता है, न्यूट्रलिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेस देन 7 एसिडिटी, 7 पे यहाँ पे न्यूट्रलिटी, और मोर देन 7 अगर हम बात करते हैं तो एल्कलिनिटी जिसको बोलते हैं बेसिसिटी बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। मेनली हमारा क्या
होता है, एसिडिटी H+ आयन देता है, बेसिसिटी हमारा OH आयन देता है। तो यहाँ पे बोल रहा है रिएक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा देगा ये K2SO4 देगा, क्योंकि हमारा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग बेस हमारा क्या है ये है, तो ये हमारा K2SO4 देगा। और एक क्लोज टू हमारा क्या होगा, 7 होगा pH स्केल। आपसे इसी की बात किया था, आपको यही क्या करना था, बताना था। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, आपसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का पूछा था, तब यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, हमसे पूछ रहा है कि 38 नंबर क्वेश्चन है, इसी में कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स एट ए सिंगल पेरेंट टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, बिना कोई गैमेट फॉर्म किए काम करते हैं। और इट अकर्स फॉलोइंग वेज, ये फिशिंग होता है, बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है और रीजनरेशन, ये सारे प्रोसेस ही होते हैं हमारे। इन वन ऑफ द मेथड्स लाइक रीजनरेशन प्लेनेरिया ए इज कट हॉरिजॉन्टली इनटू 3 पीसेस, प्लेनेरिया को यहाँ पे LMN में काटा गया है और फिर से इनका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना। तो तुमसे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द कट पीसेस ऑफ 2 प्लेनेरिया कुड रीजनरेट टू फॉर्म ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। आप एक बात ध्यान रखिए कि ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कब बनेगा, जब हम बात कर लेंगे जब प्लेनेरिया L है ये भी डेवलप होगा, M है ये भी डेवलप होगा और N है ये भी डेवलप होगा। साथ ही साथ में बात कर लूं ये जो O और P है ये भी हमारा क्या होगा, डेवलप होगा। तो जो भी फॉर्मेशन होते हैं यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसके सारे पार्ट्स हमारे ग्रो करेंगे, L भी करेगा, M भी करेगा, N भी करेगा, O भी करेगा और क्या करेगा, P भी करेगा, ये रीजनरेट करेगा। फुल्ली फॉर्म हम बात कर लेंगे, ऑर्गेनिज्म में हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है ना। प्लेनेरिया प्रोसेस करता है हमारे फ्रेगमेंटेशन को, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे हम, कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनदर ऑर्गेनिज्म व्हिच अलाउ द सेम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए स्टारफिश जो होता है ये सेम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है, जैसे कि हमारा क्या करता है प्लेनेरिया। स्टारफिश भी हमारा क्या होता है, रीग्रो होता है अपने आर्म को खोकर। और ये फिर से हम बात कर लेंगे, किसी केस में सेवियर अपने आप क्या कर लेते हैं, इंटायर हमारे क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रीजनरेशन। देखिए रीजनरेशन का मतलब क्या, डेवलपमेंट ऑफ रीजनरेशन जब भी हम बात कर रहे हैं तो ये फिर से रीजनरेट कर लेते हैं प्रोसेस को। प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन जैसे हम बात कर लेंगे, डैमेज हो गया किसी कंपोनेंट या ऑर्गेनिज्म का और फिर से वहां पे सेल डिवीजन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ और फिर से वहीं क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। तो इसी फंक्शन को हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे बोल रहे हैं रीजनरेशन। क्या बोल रहे हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या, फिर से जनरेट होना। जैसे आपने देखा है यहाँ पे कि जैसे छिपकली वगैरह होती है उसकी पूंछ अलग हो जाती है लेकिन कुछ दिन बाद पूंछ अपने आप आ जाती है, तो वहां क्या हो जा रहे हैं, फिर वही रीजनरेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ सेल होता है, जो साइट ऑफ इंजरी और कटिंग जहां पे भी होता है वो फिर से हमारे टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं और वो टिश्यू फिर से डेवलप होकर क्या कर लेते हैं, ऑर्गन को बना देते हैं, ठीक है ना। तो इसी के बारे में बात किया आपसे तो आपने बता दिया। आगे बात कर लेंगे, यहां पे आपसे पूछा है इसी में कि डिफरेंशिएट करना है बिटवीन रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन के बीच में। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन के बीच में आपसे बोल रहा है डिफरेंशिएशन। तो रीजनरेशन क्या हमारा, ये ऑर्गेनिज्म हमारा क्या करता है, एबिलिटी टू रीग्रो और रीप्लेस डिस्ट्रॉयड बॉडी पार्ट, जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको फिर से करने का प्रोसेस है ये। फ्रेगमेंटेशन हमारा क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इन विच हमारा क्या करता है, ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू पीसेस एंड ईच पार्ट्स हैव द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। यहाँ पे सारे पार्ट्स के पास न्यू इंडिविजुअल प्रोटेक्ट यहाँ पे जनरेट करने की क्या होती है, कैपेसिटी। यहाँ पे बात कर लेंगे, इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये स्पेशलाइज्ड सेल देता है, साथ ही साथ साइट ऑफ इंजरी और लोडिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज एंड स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे न्यू टिश्यूज और स्ट्रक्चर को बनाने का काम जो करेगा वो कौन करेगा, यही करेगा रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन डेवलप करता है न्यू इंडिविजुअल्स को विदाउट नेसेसरली अंडरगोइंग द स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल, जैसा कि हम रीजनरेशन में देखते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बिना किसी हमारा स्पेशलाइज सेल के क्या करता है, काम करता है। यहाँ पे अगर बात करें, प्लेनेरिया कैन रीजनरेट इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म कट पीसेस। जब भी हम प्लेनेरिया की बात करते हैं रीजनरेट करता है। यहाँ पे बात कर लेंगे कि कुछ स्पीसीज होते हैं जैसे फ्लैट वर्म हो गया या टेप वर्म बात कर लें, तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे, फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। कैसे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से। तो आपसे पूछा था किस स्थिति में, यहाँ पे और करके दिया था, आपको इसको बता देना है। आगे बात कर लेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी gets fully converted heat energy. Amount of heat produced in the circuit found to be directly proportional to the square. आप जानते हो H इक्वल टू कितना होता है, आई स्क्वायर आर टी. कितना होता है, आई स्क्वायर आर टी. तो ये प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के द रेजिस्टेंस के होता है. और हम बात कर लेंगे कंडक्टर, आप जो रेजिस्टेंस का कंडक्टर है, और क्या है, टाइम है. क्या है, टाइम. तो ये होता है. तो आगे क्वेश्चन है इसका ना, इसका क्वेश्चन कहाँ है, आगे है. कह रहा है लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ हीटिंग एलिमेंट. प्रॉपर्टीज ऑफ हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, पहली बात ये हाई रेजिस्टेंस होता है, और गुड हमारा क्या होता है, हीट रेजिस्टेंस होता है. ठीक है ना. हाई रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे जितना ज्यादा हाई रेजिस्ट करेगा वहां हमारी हीटिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है जो कि इनेबल करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, हीट एनर्जी में या थर्मल एनर्जी में. और ये करंट को क्या करता है, प्रोसेस करता है. ठीक है ना, थ्रू हीट. ठीक है ना. गुड हीट रेजिस्टेंस की अगर मैं बात कर लूं, हीटिंग एलिमेंट शुड बी हीट रेजिस्टेंस होता है जो कि इंड्योर करता है हाई टेम्परेचर को. देखिए एक बात समझिए, अगर आप जा रहे हो और साइकिल से मान लो आप जा रहे हो, आपको पीछे से कोई खींच रहा है, आप खूब जान लगा रहे हो कि हाँ आगे चले जाए, पीछे से कोई खींच रहा है मतलब एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, पसीना ज्यादा आएगा आपको अगर कोई ज्यादा फोर्स लगा रहा है तब. ठीक है ना. तो इसी केस की यहाँ पे भी बात कर सकते हो कि यहाँ हीटिंग एलिमेंट की जब बात कर रहा है तो हीटिंग एलिमेंट हीट क्यों हो पाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है. रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो वहां पे क्या होता है, वहां हीट ज्यादा होता है. ठीक है ना. इसीलिए नाइक्रोम का यूज करते हैं जो कि एलॉय होता है कंपेयर टू कॉपर के, क्योंकि हमारा क्या होता है, वो गुड कंडक्टर हमारा होता है, उससे 60 टाइम्स ज्यादा हम बात कर लेंगे किसका होता है, यहाँ पे नाइक्रोम का होता है. तो हीटिंग एलिमेंट आपको समझ में आ रहा है क्यों होता है. पहली बात हाई रेजिस्टेंस होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, गुड हीट रेजिस्टेंस होगा. नेक्स्ट बात कर लेंगे हम लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज. देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज की दो प्रॉपर्टीज की बात किया है. एक तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, गुड कंडक्टिविटी होती है. इलेक्ट्रिक फ्यूज करता है क्या है, यहाँ पे ये मेल्ट हो जाता है लो टेम्परेचर पे ही, जिसके कारण हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या जाते हैं, बच जाते हैं. ठीक है ना. तो फ्यूज मेल्ट क्विकली व्हेन करंट दैट स्ट्रॉन्गर देन रेटिंग वैल्यू. रेटिंग वैल्यू से अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा. गुड कंडक्टिविटी क्या करता है, सॉलिड स्टेट में फ्यूज वायर हमारा क्या करता है, मेंटेन करता है एडिक्वेट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को. लेकिन जैसे ही करंट पास होता है ये हायर रेजिस्टेंस पे क्या जाता है, ब्रेक हो जाता है. यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेम द प्रिंसिपल ऑन विच इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क. एक्सप्लेन हाउ ए फ्यूज वायर इज कैपेबल ऑफ सेविंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्रॉम गेटिंग डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंटली प्रोड्यूस्ड हाई करंट. आपसे पूछ रहा है कि फ्यूज वायर कैसे प्रोटेक्ट करता है जब हाई करंट फ्लो होता है, तो इसको डैमेज को कैसे हमारा कंट्रोल करता है, इसके बारे में ही आपसे क्या किया, पूछा है. प्रिंसिपल बताने पहली बात तो समझ लीजिए, यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा क्या करता है, हीटिंग का ही काम करता है. इलेक्ट्रिक फ्यूज इज हीटिंग द इलेक्ट्रिक करंट. ये हमारा हीटिंग द इलेक्ट्रिक करंट मेनली हमारा काम कर रहा है. मतलब अगर मैं बात कर लूं जो आपने पढ़ रखा है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. एच इक्वल टू कितना, आई स्क्वायर आर टी, जो कि अभी इक्वेशन में दे भी रखा है कि करंट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हीट भी हमारा साथ साथ क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है. व्हेन द फ्यूज वायर इज कैपेबिलिटी टू हैव अप्लायंसेस. अप्लायंसेस का मतलब यहाँ पे कुछ कुछ बातें अगर मैं कर लूं, जैसे हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए. लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब हमें जो वायर होगा वो कैसा होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट का होगा. लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जैसे ही जितनी कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा अगर फ्लो हो रहा है तो तुरंत के तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा. यहाँ पे क्विक मेल्टिंग ये कर रहा है, जब एक्सेस करंट फ्लो होता है तो यही सर्किट में हमारा क्या हो जाता है, फ्यूज वायर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक रीच होने के बाद क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और जो भी अप्लायंसेस होते हैं हमारे क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं. नेक्स्ट हमसे बात कर रहा है इंटरप्ट्स द करंट. फ्यूज क्या करता है, ब्लॉक करता है एक्सेसिव करंट फ्लो को, हमारे क्या करता है, रोकता है, और ये प्रिवेंट करता है डैमेज में जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है हमारे, उसको क्या करता है, डैमेज करने से क्या करता है, रोकता है. मेनली बात यही है आपकी. प्रोटेक्ट डिवाइसेस, अगर मैं बात कर लूं कि ये डिवाइसेस को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जो हम बात कर लें. और इसी तरीके सेफ्टी मेजर में हम बात कर लेंगे, फ्यूज इज ए सेफ्टी मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स फायर एंड प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय एक्सेसिव करंट. और हम बात कर लें सर्किट फेल्योर, तो सर्किट फेल्योर की बात कर लें या एक्सेसिव करंट की बात कर लें, इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है. ध्यान ये रहे आपको कि जब भी आप बता रहे हैं पॉइंट वाइज ही बताएंगे जैसे आपको बताया गया है, ताकि यहां पे आपके एग्जामिनर का क्या होगा, मेन हमारा क्या होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि एग्जामिनर हमारा क्या करेगा, पहला उसका निगाह यहीं पड़ेगा. ठीक है ना, जिसके कारण वो क्या होगा, पॉइंट आप लिखते हैं तो आपके लिए क्या होता है, ज्यादा इजी होता है नंबर गेन करना. ये आपके लिए क्या होगा, काफी अच्छा रहेगा. चलते हैं आगे.
नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन, देखिए आपसे क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 1100 वाट। आपको दे रखा है पावर कितना है, 1100 वाट है। 1100 क्या है, वाट है। कह रहा है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ हीटर, हमें दे रखा है 220 वोल्ट, जो वोल्टेज दे रखा है वो कितना है, 220 वोल्ट है। आपसे पूछ रहा है करंट, तो आप जानते हो P इक्वल टू कितना वी आई, P इक्वल टू कितना वी आई, I इक्वल टू कितना P अपान वी, P अपान कितना V, तो 220 अपान, यहाँ पे पावर कितना है 1100 अपान कितना हो गया 220, कितना हो गया 220। सॉल्व कर लेंगे, 20 2 5 जा कितना होता है 110, तो ये आ जाएगा 5 एम्पियर, कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। कह रहा है व्हाट विल हैपन टू एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा 5 एम्पियर पे जब ये फ्लो करेगा। तो आप लिख लोगे देयर इज नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फ्यूज बिकॉज करंट रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर इज 5 एम्पियर, कितना 5 एम्पियर। तो ये सेंटेंस आप लिख लोगे। आज आपका पेपर क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो आज आपका सेट 2 का पेपर समाप्त हो रहा है, चूंकि हमें अपलोड करने में वीडियो क्या हो गया, काफी टाइम हो गया। आप ध्यान रखिएगा, इसके बाद सीरीज वाइज आपको क्या हो जाएंगे, पर डे मैं प्रयास करूंगा 2 वीडियो आपको डालने का, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो। ध्यान रहे कि साइंस आपको 20 फरवरी को पेपर है, आप तैयारी काफी अच्छी करके चलिएगा। हाँ, दिक्कतें अगर या समस्याएं किसी तरह की आ रही हैं तो आप मुझे मैसेज करिए, मुझे समझ में आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।